ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस इंटरव्यू प्रोग्राम में आप लोग का वेलकम है। मैं आपको एक बात बताऊं कि यह मैं एक्सक्लूसिव बीपीएससी इंटरव्यू के लिए प्रोग्राम रखा है। कारण है कि इससे पहले मैं यूपी पीसीएस के लिए भी रखा था। अब जानते हैं जब हर वर्ष एग्ज़ाम का रिजल्ट आता था तो बच्चों से रूबरू बात करने का अवसर मिलता था और अपने बच्चों को मैं ट्रेन करता था। लेकिन इस बार सोशल डिस्टेंसिंग एक कंपल्सन हो गया और इसलिए बिल्कुल ही आइसोलेटेड लाइफ जीना पड़ रहा। कई ऐसे मौके थे, बहुत सारे बच्चों ने टेलीफोन पर कांटेक्ट किए कि सर कब इंटरव्यू का क्लास लेंगे। तो मैंने सबसे यही माफ़ी मांगी और भी कई लोग थे, मैं उन सबसे क्षमा प्रार्थी हूं जो मैं व्यक्तिगत तौर पर आमने सामने उपस्थित नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आज कुछ मीनिंगफुल चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। यह डिस्कशन उन बच्चों के लिए भी उपयोगी है जो 64th मेन एग्जामिनेशन में उत्तीर्ण होकर अभी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उन बच्चों के लिए भी है जो मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी है जो बीपीएससी का प्रिपरेशन सोच रहे हैं। सभी बच्चों के लिए सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को जिन्होंने 64th का बीपीएससी मेन एग्जाम उत्तीर्ण किया है, जो क्वालिफाई किया है, उनको मेरी तरफ से मेनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ। और चूंकि आप लोग अब एकदम लास्ट फेज में हैं तो मेरी शुभकामना है कि एक स्टेप को पार करके आप फाइनल जॉब की ओर बढ़ें और सफलता आपको मिलेगी। हमारी तरफ से आपके लिए शुभकामना। लेकिन बच्चों, मैं एक दो बात आपको बताना चाहूँगा। यहाँ मैं इंटरव्यू के कुछ फॉर्मल साइड को डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं मानकर चलता हूँ कि आप लोगों ने कई जगह पर मॉक भी दिए होंगे और आपने कई जगहों पर अलग अलग एक्सपर्ट से वार्ता भी की होगी। मेरे बस 2-3 सुझाव हैं आपके लिए जो बहुत ही प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल सुझाव है। एक तो मैं आपको बताऊं कि चूंकि बिहार से मेरा एक होम स्टेट भी रहा है तो बहुत लंबा एक जुड़ाव रहा है। व्यक्तिगत तौर पर वहाँ उपस्थित होने के बावजूद भी नहीं, लेकिन कम से कम उसके जो सोशियो कल्चर और पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वह कहीं ना कहीं मेरे माइंड और शाइक पर रहा है। और दूसरी बात कि वहाँ पर मेरे बहुत सारे क्वालिफाइड बच्चे हैं, तो आप लोगों का ये लेक्चर लेने से पहले मैंने उनसे भी कांटेक्ट किया और उनसे इनसाइडर्स व्यू लेने की कोशिश की। इसमें हमने आईएएस रैंक में जो हमारे क्वालिफाई हैं और जो मुझे बहुत अच्छा से सिचुएशन को एजुकेट किया, वहाँ उनको भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जो पीसीएस रैंक में है और जिन्होंने इंटरव्यू में अव्वल दर्जे से अंक लाकर सफलता हासिल की, हमने उनसे भी वार्ता की है। तो बच्चों, मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू में आप चूंकि एक नॉलेज का स्टेज पार कर लिया है तो इंटरव्यू में नॉलेज डिसाइसिव नहीं होता है। इंटरव्यू में 3 चीज़ें डिसाइसिव होती है। जो 3 चीज़ें, उसी 2 अन्य चीज़ों को आप एक से जुड़ा मान सकते हो। लीडरशिप की क्वालिटी, कि आप में लीडरशिप की क्वालिटी कैसी है, और यह इसी आधार पर देखा जाएगा कि आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कितनी है और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कितनी है। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये 2 चीज़ें किसी भी लीडर के लिए पहली जरूरत होती है। तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग में सिद्धहस्त हो, अब सिद्धहस्त तो कोई जन्मजात नहीं होता, एक आपका अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच है प्रॉब्लम्स के प्रति और आप उसका सॉल्यूशन ढूंढना और फाइट करना जानते हो, तो आप में लीडरशिप की क्वालिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इंटरव्यू में वही चीज़ देखा जाता है। इसलिए तुम देखोगे इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछते हैं तो कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चंस बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल होते हैं। जो जब क्वेश्चन बोर्ड का मेंबर जब क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो वो स्वयं भी नहीं जानता है कि यह क्वेश्चन की क्या अहमियत है। वह सिर्फ इसलिए पूछता है कि आपका रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन देखना चाहता है। तो वहाँ पर बहुत ही काम एंड कंपोजर होकर वैसे क्वेश्चन को डील करना पड़ता है। मैं 1-2 बातें बताना चाहूँगा। जैसे एक ड्रेस सेंस की बात होती है या फिर वहाँ बैठने के पोस्चर की बात होती है, तो चूंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से बताया जाता है, तन कर बैठिए, झुक कर बैठिए, ऐसे हाथ, वैसे आप इतना फ्रीक्वेंसी में मत बोलिए, इस फ्रीक्वेंसी में बोलिए। तो मेरा अपना सुझाव बस इतना है कि थोड़ा
तो कॉन्शसनेस होना चाहिए। आप इंटरव्यू बोर्ड में जा रहे हो, कोई पार्टी के लिए तो नहीं जा रहे हो, तो वहाँ पर तो थोड़ा सा कॉन्शसनेस होना चाहिए। एक सीटिंग, एक रेस्पेक्टफुल पोस्चर होना चाहिए, ताकि मेंबर्स को कुछ भी आपका कोई भी स्टेप डिसरेस्पेक्टफुल ना लगे। लेकिन मेरे विचार से बहुत स्टडीड और कॉन्शस अप्रोच नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी जो मौलिकता है बात करने की, मैंने कई सक्सेसफुल स्टूडेंट से भी बात किया है कि तुम्हारा क्या विचार है, तो उन सब का कहना हुआ कि सर अल्टीमेटली वहाँ जो हमारा क्वेश्चन के ऊपर रिस्पॉन्स होता है वो मैटर करता है, और उसी बेसिस पर हमारा सिलेक्शन होता है। तो उन सबों ने इस बात को कहा कि पहले हम लोग भी इसको लेकर काफ़ी सीरियस थे, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड के अंदर जाने के बाद ये चीज़ें फिर सेकेंडरी हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि एक रेस्पेक्टफुल पोस्चर आपका होना चाहिए, एक कंफर्टेबल ड्रेस होना चाहिए, व्हाट एवर यू लाइक, लेकिन हाँ, बहुत स्टडीड और बहुत कॉन्शियस पोस्चर नहीं होना चाहिए। आपकी मौलिकता वहाँ झलकनी चाहिए। अब मैं आता हूँ मुद्दे पर। जब मैंने आपका यूपीपीसीएस के इंटरव्यू का क्लास लिया था, तो वहाँ पर मैंने केवल हिस्ट्री की बात की थी। यहाँ चूंकि आप जानते हो कि चूंकि बिहार से एक लंबे समय तक मेरा जुड़ाव रहा है, और मेरा थोड़ा सा ये मानना है कि हो सकता है हिस्ट्री में आपसे 2-3 क्वेश्चन ही पूछे, लेकिन बाकी ऐसी चीज़ें हैं कि हिस्ट्री का तो एक दूसरा महत्व भी है, उससे आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ज्ञात होता है। तो मेरा जो इंटरव्यू प्रोग्राम है, इसमें मेरी कोशिश यह रही है कि उन बच्चों को जो हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं वो भी लाभान्वित हों, और जो बच्चे नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड से, ये सारे बच्चों को दिमाग में रखकर मैंने लाया है। और इतना ही नहीं, मैंने उन बच्चों को भी अपने दृष्टिपथ पर रखा है जो बच्चे बीपीएससी में मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या मेन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। यहाँ पर बच्चों मैंने इंग्लिश हिंदी का बहुत इस पीपीटी का निर्वाह नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि होम स्टेट आपका हिंदी है, तो इसलिए मैं मानकर चलता हूँ कि आपका जो कि स्टेट लैंग्वेज हिंदी है, तो वहाँ पर हिंदी इंग्लिश का कोई ऐसा बैरियर नहीं है। और जो बच्चों को इंग्लिश, हाँ बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, तो उनको ध्यान में रखकर मैं कुछ खास टर्मिनोलॉजी जो भी बोलूँगा वो मैं इंग्लिश में ही बोल दूंगा, या कोई क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा तो इंग्लिश में बोल दूंगा। तो मैं पहले मुद्दे के ऊपर आता हूँ। देखो, जब बीपीएससी इंटरव्यू प्रोग्राम को तुम देखोगे या कोई भी इंटरव्यू प्रोग्राम को देखोगे, तो उसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। ये 3 तरह के क्वेश्चन, इस पर नजर डालना। संरचनात्मक कारक, फॉर्मेटिव फैक्टर्स, मतलब आप यही संरचनात्मक कारक बच्चों में डेवलप करने के लिए मैंने एक प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज भी चलाई है। क्योंकि देखो, दूसरा मुद्दा है समसामयिक, दूसरा कारक है समसामयिक मुद्दे हैं। तो करेंट इश्यूज हैं, जो चुनौतियां और समाधान। करेंट इश्यूज में आपसे पूछेंगे कि इंपॉर्टेंट इशू जैसे फ्लड्स का प्रॉब्लम है, या बिहार में कोविड-19 का प्रॉब्लम है, या पोस्ट कोविड-19 के समय गवर्नमेंट का चैलेंज है, तो वो सब करेंट इशूज और इशूज को लेंगे। या इंडिया वो बिहार का कास्ट पॉलिटिक्स है, या वहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ गवर्नेंस है, तो वो सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे, चुनौतियाँ पूछेंगे, और आपके मन में उसका समाधान यानी चैलेंजेस एंड सोल्यूशन आपके मन में होना चाहिए। और तीसरा आता है परिकल्पित प्रश्न, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बड़ा अजीब होते हैं। वह भी जानते हैं कि बच्चे इसका कोई सम्यक जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर वो यह पूछते हैं कि बच्चे नर्वस तो नहीं करते हैं, बच्चे में लीडरशिप की क्वालिटी है कि नहीं, बच्चे कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, इरिटेट तो नहीं करते हैं, डर तो नहीं जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा आप बताएं कि मॉडर्न हिस्ट्री में व्हिच वन ऑफ द पर्सनालिटीज इज अट्रैक्टिंग यू मोस्ट, आपको सबसे बढ़िया व्यक्तित्व कौन लगता है दैट अट्रैक्ट्स यू इन मॉडर्न हिस्ट्री। तो यू आर जस्ट गिविंग रिप्लाई गांधी। मोस्ट ऑफ द बच्चा बोलता है कि भाई गांधी हमें अच्छे लगते हैं। तो काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, गांधी क्यों आपको अच्छे लगते हैं, भगत सिंह अच्छे क्यों नहीं लगते। तो उसमें बच्चे बड़े चक्कर खा जाते हैं कि अरे भगत सिंह को मैं बुरा कैसे कहूं। तो उसमें आपको गिवन मोमेंट में जो आपका दिमाग रिस्पॉन्ड करता है, वही आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को दिखाता है। तो इसलिए इस तरह के हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का भी अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो मैं एक बात पर ध्यान आपका इंगित करना चाहूँगा कि नॉर्मली जो इंटरव्यू की तैयारी या मेंस की तैयारी बच्चे करते हैं, तो उसमें अब सपोज करिए आप अगर ट्रेडिशनल चीज़ें तो पढ़ते हैं विशेषकर इंटरव्यू में, लेकिन उनका बल 2 ही मुद्दे पर ज़्यादा होता है, समसामयिक यानी करंट इश्यूज के ऊपर, और हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के ऊपर कुछ हद तक। नहीं तो मुख्य रूप से सभी की तैयारी का बल करंट इश्यूज पर होता है। लेकिन मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि जब तक किसी भी स्टेट हो, किसी भी सोसाइटी हो, उसका संरचनात्मक कारक फॉर्मेटिव फैक्टर्स आपको पता नहीं है, तब तक करंट पर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। दूसरी बात है कि करंट में वो क्या पूछेंगे हम जानते तो नहीं है। अगर हमारे पास कहीं ना कहीं संरचनात्मक कारक ज्ञात है, तो हम उस
फॉर्मेटिव फैक्टर्स के आधार पर, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स के आधार पर हम वो करंट मुद्दे पर वी कैन क्विकली टेक द स्टैंड कि अच्छा ये स्टैंड हो सकता है। तो बच्चे सबसे पहले इसीलिए मैंने इस पर भी थोड़ा जोर दिया है और इस पर मैं थोड़ा आपसे डिस्कस करूंगा। आप इसको देखें। जैसे देखिए, अब फॉर्मेटिव फैक्टर्स सबसे पहले देखने के लिए आपको दो पृष्ठभूमि का नॉलेज चाहिए। एक भौगोलिक पृष्ठभूमि, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, और दूसरा हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, आखिर हर बातें तो वहीं से शुरू होती है। कोई देश हो, समाज हो, राज्य हो, जब बात होती है तो सबसे पहले है कहाँ, उसका भौगोलिक आकार क्या है, उसके पास संसाधन क्या है, व्हाट आर द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस इट इज ओनिंग। तो इसके पास क्या रिसोर्सेस है, इसका क्या आकार है, ये साइज क्या है, इसका क्या ह्यूमन कैपेबिलिटी है, क्या ह्यूमन रिसोर्सेस इसके पास है। तो बेसिकली बात ले देकर वहां आती है और तब आती है दूसरी बात, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसलिए मेरा मानना है, और तुम लोग भी महसूस करोगे जनरल स्टडीज की तैयारी में, कि जनरल स्टडीज के प्रिपरेशन में बैकबोन का काम ज्योग्राफी और हिस्ट्री करता है। और अगर आप बैकबोन के रूप में इसको लेकर हर जगह चलते हो तो आपको जनरल स्टडीज के बाकी पार्ट में कॉन्फिडेंस नेचुरली आना शुरू हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर्स को हमने अलग से अब बच्चों, अब तुम्हारा आता है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो इसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, बस मैं इतना आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं मानकर चलता हूं कि इस पर आप लोगों ने काम किया होगा। क्योंकि बिहार की मिट्टी या आप इसका मैदानी भाग है, ये गंगेटिक बेसिन का इंडिया का कह सकते हो न्यूक्लियस रीजन है, प्रोडक्टिव रीजन। सबसे तो अभी आपको पता होगा कि अमेरिका का एक सर्वे आया जिसने बताया कि गंगा यमुना द्वाब का रीजन जो बिहार में है वो विश्व के उपजाऊतम क्षेत्र है, द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन द वर्ल्ड। इट इज ए मैटर ऑफ सरप्राइज फॉर अस कि इतना फर्टाइल रीजन बिहार को मिला हुआ है और उसका अधिकांश भाग मैदानी है, नियरली 95। तो उसका अधिकांश भाग मैदानी है बिहार का। यह अपने आप में, अब खास कर जब झारखंड हटने के बाद की बात कर रहा हूं कि झारखंड कटना भी तो एक बहुत बड़ा, मतलब एक दोनों के बीच एक लॉस हुआ, लेकिन इधर मैदानी ही मैदानी रीजन फिर ज्यादा बच जाता है, क्योंकि उधर तो आप जानते हो। तो मैं ये आपको बताना चाहता कि वो एक बहुत बड़ा भाग उसका मैदानी भाग है बिहार का, तो वो उसका प्लस पॉइंट है। और इसके पास प्रचुर खनिज संसाधन है। हालांकि बहुत सारे संसाधन तो झारखंड में चले गए, लेकिन अभी भी इसके पास पर्याप्त खनिज संसाधन है। लेकिन जब बिहार के प्राचीन बिहार या मध्यकालीन बिहार की बात करोगे तो पूरे झारखंड और बिहार को लेकर देखना पड़ेगा। उसमें दो वाटर टाइट कंपार्टमेंट में हम बांट कर नहीं देख सकते। जैसे मौर्याज के टाइम में सक्सेस है तो उसका राजगिरी है, वो कहाँ है? तो सवाल उठता है कि राजगिरी वहाँ है, लेकिन उसका जो एरिया जो विशेष रूप से माइनिंग का, जो उनका आयरन का आया है, छोटा नागपुर का एरिया है, बाकी एरिया है, अब वो एरिया तो ठीक है, लेकिन बहुत बिहार में भी रह गया है, बहुत झारखंड में चला गया है। तो लेकिन हाँ, जब आप बात करोगे तो वहां पर थोड़ा ऑर्गेनिक होल को लेकर आपको एंशिएंट और मिडिवल में चलना पड़ेगा। तो उसके पास प्रचुर खनिज संसाधन है। तो अब इसका सकारात्मक पक्ष क्या है? सकारात्मक पक्ष यह है कि चूंकि बिहार के पास इतने प्रचुर खनिज संसाधन थे, इसलिए, और इतनी अच्छी मिट्टी थी, इतनी बेटर क्वालिटी ऑफ सॉइल था और इतनी प्रोडक्टिविटी थी लैंड की, कि इसने एंशिएंट पीरियड, प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आरंभिक आधुनिक काल तक इसने अपनी बढ़त बनाए रखी ऊंची। और इसने बहुत बड़ा रोल इन तीनों काल में प्ले किया है हिस्ट्री में। यह इसका सकारात्मक पक्ष है। और यहीं पर मैंने बच्चों एक दूसरा मुद्दा उठा दिया कि व्हाई डिड बिहार लूज अर्लियर स्टेटस इन मॉडर्न एज। तो जब बिहार जो प्राचीन काल में लीडिंग था, मिडिवल में लीडिंग था, उसने मॉडर्न एज में अपना स्टेटस क्यों खो दिया? इस मुद्दे को भी हमने यहां पर उठाया है। फिर नकारात्मक पक्ष क्या है? अब देखो, मैदानी भाग है, नेपाल की तराई से जुड़ा हुआ है। उधर आप देखते हो नेपाल हिमालयन रीजन है, इंपॉर्टेंट रिवर्स वहां से निकल रही है। और आप जान ही रहे हो कि कोसी बागमती से लेकर और वहां पर कमला बलान और वहां से लेकर आप गंडक, बूढ़ी गंडक, तो वहां जो फ्लो होता है, वाटर फ्लो, विशेषकर जब कैचमेंट एरिया डैमेज हुआ है तो फ्लड्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो एक तो बिहार को फ्लड्स विरासत के रूप में मिली है और दूसरा कुछ मिसहैंडलिंग के कारण वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया है। तो नकारात्मक पक्ष है कि वहाँ अगर आपका मैदानी भाग है तो आप लोग जानते हो ज्योग्राफी के, आप लोग खुद हो कि सिल्टिंग ज़्यादा होगी, कटाव ज़्यादा होगा, तो उस कारण से सिल्टिंग ज़्यादा होगी तो फिर आपको जोत पड़ेगी, उसमें फ्लड्स का प्रॉब्लम की समस्या ज़्यादा होती है। दूसरी बात यह एरिया संयोग से बिहार से लेकर बंगाल तक संयोग नहीं है, बेसिकली यह
राइस प्रोड्यूसिंग रीजन रहा है, एंशिएंट टाइम से ही पॉपुलेशन ग्रोथ इधर ज़्यादा रहा है। तो इसका कारण से स्पीड ऑफ पॉपुलेशन भी, अब जो कैचमेंट एरिया है वहाँ पर भी जाके पॉपुलेशन अगर बस गए तो अब गलती पानी की है कि बसने वालों की, और बसने वालों की भी गलती नहीं है। आखिर उस तरह से प्लान पॉपुलेशन का सेटलमेंट होना चाहिए। अभी एक मैंने योगेंद्र यादव का आर्टिकल भी इस पर देखा था, उन्होंने बहुत इस बात को उठाया है, फणीश्वरनाथ रेणु का को कोट किया है, वेरी स्कॉलरली उन्होंने इस बात को इंटरप्रेट किया है। तो खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। यहाँ हम ये बताना चाहते कि अब यहाँ पर एक मुद्दा है कि हाउ फार नेचुरल और हाउ फार मैन मेड फैक्टर। ये फ्लड्स में नेचुरल कहाँ तक है, कुछ तो विरासत में हमें मिली है और कुछ मैन मेड फैक्टर्स है। तो ये आपका स्ट्रक्चरल फैक्टर हो गया। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आओगे तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर न केवल हिस्ट्री बैकग्राउंड के बच्चे, बल्कि मैं वो समस्त बच्चों को इसके लिए इनवाइट करना चाहूँगा जो बीपीएससी की ओवरऑल प्रिपरेशन कर रहे हो। जैसे जो हिस्ट्री बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको एक वर्केबल नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी चाहिए है, या पॉलिटी चाहिए, सोशल इश्यूज का चाहिए। उसी प्रकार से जो सोशियोलॉजी के बच्चे हैं, जो ज्योग्राफी के बच्चे हैं, जो पॉलिटी के बच्चे हैं, उनको भी हिस्ट्री का वर्केबल नॉलेज चाहिए। क्योंकि आप वैसे भी ये मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स है, तो हर सब्जेक्ट्स की कहीं ना कहीं जड़ तो यहाँ होती ही है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखोगे तो सबसे पहला तो मगध रीजन का है कि अगर फर्स्ट अर्बनाइजेशन, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हो, प्रथम नगरीकरण अगर सिंधु घाटी में हुई तो द्वितीय नगरीकरण गंगा घाटी में हुई। और इसका जो केंद्रीय अभी क्षेत्र रहा था वो रहा था बिहार। और ये बिहार का क्षेत्र आप जानते हो कि ये मध्य द्वाब क्षेत्र में इसका एक बड़ा भाग स्थित था। और इसका जो साउदर्न पार्ट था उसमें बहुत बेहतर खनिज पदार्थ थे, तांबा था, और सबसे बढ़कर लोहे का बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हुआ। तो इसलिए लोहे के उपकरण बने, डेंस फॉरेस्ट की कटाई हुई 6ठी सदी ईसा पूर्व के बाद, 6th सेंचुरी BCE के बाद। और फिर वहां पर ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ, मनी इकोनॉमी, मुद्रा, आहत मुद्रा अस्तित्व में आई। और फिर सेकेंड अर्बनाइजेशन, जिसको इतिहास में कहा जाता है द्वितीय नगरीकरण, वह बिहार को ही केंद्र बनाकर आरंभ हुआ। बिहार और ईस्टर्न यूपी का पार्ट आप देख रहे हो। तो इतिहास में इसकी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इसी को आधार बनाकर पहले तो 16 महाजनपद इंडिया में आए, जब तुम महाजनपद काल में आते हो, और फिर इसी को आधार बनाकर मगध साम्राज्य का विकास हुआ। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी राजगिरी बनी थी और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र बनी। और इसमें पहले आप देखते हो हर्यक वंश आया, शिशुनाग आए, तो हर्यक आए, शिशुनाग आए, फिर नंद वंश आया, महापद्नंद और धनानंद, फिर आगे उसके बाद मौर्य आए। और मौर्यों का तुम साम्राज्य को देख लो, जो हिंद कुश क्षेत्र से लेकर दक्षिण में कर्नाटक में ब्रह्मगिरी तक और पूर्व में बंगाल तक, यानी पूर्वी बंगाल के बोगरा जिले तक ये साम्राज्य फैला हुआ था। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि इसके भी न्यूक्लियस में बिहार ही था, इसका भी केंद्रीय क्षेत्र बिहार ही था। चाहे अशोक महान हो या चंद्रगुप्त मौर्य हो, उनका जो जिस सेंटर से उन्होंने रूल किया उस सेंटर भी बिहार ही था। तो ये इसका कितना इंपॉर्टेंस हिस्ट्री में है। पहला उत्तर भारत का पहला, क्योंकि उत्तर पश्चिम को आप हड़प्पा के नगरीकरण को अपवाद में लो तो उत्तर भारत का पहला नगरीकरण का केंद्र बिहार, उत्तर भारत में का पहला साम्राज्य बिहार में, और अखिल भारतीय साम्राज्य का केंद्रीय क्षेत्र बिहार। अब मौर्यों के बाद जब मौर्योत्तर काल आया तो कुषाणों ने भी बिहार को महत्व दिया। जो नॉर्दर्न में बहुत सारे डायनेस्टीज आए, शाकाज, कुशानाज, तो उस समय भी बिहार अपना पोजीशन बनाए रखा। और आगे जब गुप्त राजवंश उसके बाद आया तो गुप्त राजवंश में तो कहा जाता है कि धीरे धीरे अब जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वह मध्य द्वाब से ऊपरी द्वाब की तरफ जाने लगा। लेकिन आज भी विवाद का विषय है कि गुप्त रूलर चंद्रगुप्त द फर्स्ट प्रयाग से आरंभ करके मगध क्षेत्र तक विस्तार किया था अथवा मगध से आरंभ करके प्रयाग की तरफ गया था। आज भी इट इज ए मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी, लेकिन हाँ, हम फॉर टाइम बिंग मान लेते हैं कि वह प्रयाग से ही आरंभ करके फिर मगध तक गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बिहार गुप्त काल में भी वह केंद्रीय क्षेत्र में रहा। अब उसके बाद जब गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन आता है तो हर्ष की राजधानी तो कन्नौज रही। ऊपरी द्वाब का महत्व उस समय बढ़ गया था, लेकिन फिर भी हर्ष का बिहार पर नजर रही। और उस समय हर्षवर्धन के काल में बिहार पर उसका दबदबा रहा था, परंतु एक माधव गुप्त उसका मित्र शासक था,
उसने बिहार पर शासन किया था। लेकिन 641 की बात है कि जब माधव गुप्त का डेथ हो गया था तो हर्षवर्धन ने बिहार का टेक ओवर किया और फिर अपने अपने लिए एक टाइटल ली थी, उपाधि ली थी, मगधाधिराज। तो अब हर्षवर्धन काल में भी इसकी स्थिति देखते हो। अब उसके बाद तुम देखते हो कि उत्तर भारत में दो शक्ति का उद्भव, प्रतिहार और पाल। तो पाल शक्ति का केंद्र बिहार है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप लोग पाल वंश पर विशेष अध्ययन करो, क्योंकि बिहार में पाल वंश, प्राचीन भारत में पाल वंश के महत्व की बहुत बात की गई है। बल्कि आप पाल कला भी देखो, मेरा सुझाव है विशेषकर उसका जो मूर्ति कला है, जो काले बैसाल्ट की मूर्तियां हैं, तो मूर्ति कला में वो ट्रेंड सेटर माना जाता है। बुद्धिज्म को उसने संरक्षण दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में जो पालों का योगदान है उसको देखो। देखो अब नालंदा विश्वविद्यालय तो बना पहले से था, लेकिन संरक्षण पालों ने भी दिया है। बना तो गुप्त काल में ही उसका निर्माण हुआ था, और गुप्त काल में निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है कुमारगुप्त प्रथम को। अब उसके बाद जब तुम आगे आते हो तो हर्षवर्धन ने भी उसको संरक्षण दिया था और पालों ने दिया। लेकिन विशेषकर आप देखोगे तो विक्रमशिला और उदंतपुरी, ये विश्वविद्यालय तो पालों के समय ही फ्लोरिश किया। और फिर सोमपुरी में भी उसने एक विहार बनवाया था। तो पालों का जो धर्मपाल है उसका विशेष आप देखोगे, कन्नौज पर भी उसने वर्चस्व स्थापित किया था। तो पालों का विशेष रूप से आप अध्ययन करो। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तो खैर दक्षिण भारत में है। पाल और प्रतिहारों के बाद जब उनका पतन हुआ तो धीरे धीरे तुर्की आक्रमण शुरू हुआ। अब तुर्की आक्रमण के बाद जब मोहम्मद गोरी ने एक तुर्की राज्य की उत्तर भारत में स्थापना की, तो उस समय फिर एक बार बिहार चर्चा में आ गया, क्योंकि उस समय एक अफगान एडवेंचरर था, हालांकि तुर्कों के अधीन ही वो था। उसका नाम था अफगान नहीं तो वो भी तुर्की था, सॉरी। तो उसका नाम था बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी, या आप कह सकते हो कि गोरी राज्य का आदेश लिए बिना उसने बंगाल का अभियान कर दिया था, जहां वो नष्ट भी हुआ। लेकिन बंगाल की तरफ जाते हुए, जैसा कि अधिकतर सोर्सेस यह सिद्ध करता है कि नालंदा जैसी समृद्ध विश्वविद्यालय जो बिहार की धरोहर है, आज भी उसको देखो पुनर्जीवित करने की बात होती है, उसको बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। उसमें कहते हैं कि आग लगा दिया। लेकिन कुछ काउंटर व्यू भी इसमें है जो इस बात को कहते हैं कि थोड़ा सा ओवरब्लोन हुआ है। लेकिन हाँ, अधिकतर सोर्स यही मानते हैं कि उसने उसको जलाया, और इसका बहुत बड़ी क्षति उत्तर भारत में हुई। आज भी अगर संस्कृत के कोई प्राचीन ग्रंथों को खोजना होता है तो आपको उत्तर भारत में वो ग्रंथ नहीं मिलते हैं, आपको दक्षिण भारत की तरफ जाना होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी क्षति थी। क्या बख्तियार खिलजी नष्ट हो गया खुद। उसके बाद आप देखोगे कि तुर्की शासन के समय बिहार का कोई खास उस समय ये नहीं रहा। हाँ, आगे चलकर जब अफगान आए तो उसमें नुहानी शासक थे, जिसमें दरिया खां नुहानी। वो दरिया खां नुहानी ने बिहार को अपना आधार बनाया था, और आगे वही नुहानी की सेवा में शेरशाह चला गया था। तो शेरशाह का पिता हसन था, उसको एक सासाराम में जागीर मिली थी, तो हसन ने वो जागीर शेरशाह को दे दी थी। तो शेरशाह की कर्मभूमि बिहार ही हो गई, क्योंकि उसने सासाराम को उस जागीर के प्रबंधक से अपना कैरियर शुरू किया। बंगाल के नुहानी शासक की सेवा में गया। बहार खां नुहानी के पुत्र जमाल खां का निजी रक्षक बना। फिर वहां से वो उसका ट्यूटर बना, और फिर उसके बाद उसने वहीं से शक्ति अर्जित की और बंगाल और बिहार के शासक को सूरजगढ़ की लड़ाई में ज्वाइंट रूप से पराजित किया, और तब उसने हुमायूं को ही चैलेंज कर दिया। तो बाद में चुनार को किले को भी आधार बनाया और हुमायूं को चैलेंज कर दिया। तो आप देखते हो कि शेरशाह का पूरा कैरियर बिहार बेस्ड ही रहा है। तो इसलिए आप वहां पर भी आप वहां इसको देख सकते हो। आगे जब मुगल शासन की स्थापना हुई तो मुगलों का अफगानों से एक लंबी लड़ाई चली। तो अकबर के समय में जाकर दाऊद खान को पराजित करके और तब बंगाल पर कब्जा किया था मानसिंह ने, और फिर मुगलों ने अपनी सत्ता बिहार तक स्थापित कर ली थी, और बिहार पर भी मुगलों का वर्चस्व रहा। उस समय नॉर्मली बिहार को बंगाल के साथ क्लब्ड कर दिया जाता था नॉर्मली, इसलिए आपको दिखता नहीं है अलग, उसके अलग कहानी या अलग स्टोरी उसकी नहीं दिखती है। लेकिन आप अगर जैसे बिहार बेस्ड, मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगा, आपका जो लोकल हिस्ट्री की बुक होती है इसमें बहुत यूजफुल होती है। उसमें कुछ चीजें आपको, कुछ ऐसे नाम मिल जाते हैं, कुछ ऐसे लोकल लीडर्स मिल जाते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्रीय व्यक्तित्व मिल जाते हैं जो अधिकतर आपको नेशनल लेवल पर लिखी गई पुस्तकों में नहीं मिलती है। तो वहां आप देखते हो इस तरह से मुगल काल में स्थिति रही। अब आगे चलकर जब मुगल काल में तुम देखोगे फिर
औरंगजेब का शासन आया, तो औरंगजेब के शासन के समय औरंगजेब स्वयं दक्षिण में उलझ गया। मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब बना था, और जब औरंगजेब जब दक्षिण में ही उसका डेथ हो गया 1707 में, उसके बाद मुगल सत्ता कमजोर पड़ी, तो 1717 तक मुर्शिद कुली खान व्यावहारिक रूप में अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। हालांकि औपचारिक रूप में वो मुगल शासक की सत्ता को स्वीकार करता रहा था। तो उस समय बंगाल में उड़ीसा और बिहार दोनों थे, बिहार भी बंगाल का ही पार्ट था। तो बाद में जब ब्रिटिश ने बंगाल के नवाब को पराजित किया पलाशी के बैटल में, तो फिर वह बंगाल पर वर्चस्व स्थापित करने के क्रम में बिहार पर भी वर्चस्व स्थापित कर लिया, और फिर उसका बिहार पर भी वर्चस्व स्थापित हुआ। तो इस प्रकार से वैसे भी मैं आपको बताऊं कि वहां पर कंपनी तो रन कर ही रही थी, और बिहार में आज भी तुम कहते हो बंगाल सबसे समृद्ध प्रांत था, तो उसका मतलब केवल बंगाल नहीं होता है, उसका मतलब बिहार भी होता है, क्योंकि एट दैट टाइम बिहार वॉज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ बंगाल। इस प्रकार से आधुनिक युग में तुम देखते हो इतिहास ने एक दूसरी दिशा पकड़नी शुरू कर दी। इसलिए बच्चों हम यहाँ पर एक मुद्दा रखा है, जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमने तुर्की शासन और बख्तियार खिलजी की भूमिका आपको दे दिया है, थोड़ा नजर रखना। अफगानों का आधार शेर शाह एवं बिहार, मुगलों के अधीन ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियां एवं बिहार पर वर्चस्व स्थापित, तो यहां तक तो हमने दे दिया। यहां पर मैंने हिंदी में दिया है, सो टू एसर्ट हेजेमनी ओवर बिहार, वर्चस्व मतलब हेजेमनी। तो इस प्रकार से उसके बाद द बोर्ड कैन टेक एनी इशू रैंडमली एंड फॉर्म अ क्वेश्चन ऑन दैट इशू। अब बोर्ड का क्या मूड है, वो रैंडमली कोई क्वेश्चन को चुन सकते हैं आपसे, उनको अगर जो मूड में आया क्वेश्चन आपको डाल सकते हैं। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन आपको डाला है कि मधुबनी चित्रकला क्यों प्रसिद्ध है, इससे जुड़े हुए किसी चित्रकार का नाम बताइए। ये बहुत सहज है, आप किसी भी बिहार वाले बुक में देखेंगे तो मधुबनी पेंटिंग्स में आपको वहाँ पर अरिपन भी दिख जाएंगे, कोहबर की भी दिख जाएगी, कैसे रंग का प्रयोग होता था, चावल का प्रयोग होता था। और आजकल मधुबनी पेंटिंग बहुत चर्चा में है, इसलिए मैं आप लोगों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि मधुबनी पेंटिंग पर थोड़ा ध्यान देना। मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अभी मन की बात में मधुबनी पेंटिंग्स को काफ़ी हाईलाइट किया है। और वैसे भी भारतवर्ष में अभी जो कोविड-19 आया है, तो मास्क में भी आप देखते हो उस पेंटिंग्स का, तो मतलब हर तरीके से अभी वो चर्चा में है, तो इस पर आपका चर्चा बनता है। बस एक दो नाम आप ध्यान रखना। और पेंटिंग्स का फीचर्स में जो दो तरह का फीचर्स है, अरिपन है, इसका एक रूप है, और दूसरा जो कोहबर लिखा जाता है, जैसे एक है स्तंभ चित्रकला है जो कोहबर के रूप में आप देखते हो, दूसरा अरिपन है जो चावल के टुकड़े। तो वो आप देख लेना, वो बहुत सहज है, दो चार लाइन केवल देखना है। क्या सीखूं कि ऐसे कोई गुरु है जिनका विशेष संबंध बिहार से रहा है? आप सभी लोग जानते हो इसको, कौन पटना साहिब को नहीं जानता है? आप में गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर गए थे, वहीं पर गुरु गोविंद सिंह की माता ने उनको पैदा किया था पटना में ही, जब गुरु तेग बहादुर जब एक अभियान पर गए थे मुगलों के सहायता में। क्या बिहार नाम का कोई सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है? तो वैसे तो देखो इसमें कई कहानियां प्रचलित है, लेकिन जो सबसे वाइडली हेल्ड व्यू है वो ये है कि बौद्ध विहार, संभवतः बौद्ध विहार के नाम पर विहार शब्द निकला, तो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य तो इसका निकल ही जाता है। तो ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू में बनता है। जो सबसे दिखने वाला क्वेश्चन होता है कि जो आपका नाम ही होगा, अगर कोई ऐतिहासिक होगा तो उसी से वो क्वेश्चन पूछ देंगे, तो अपने नाम को भी टटोलना पड़ता है, मेरा क्या नाम है। अगर हमारा नाम कोई अगर ऐतिहासिक होगा तो आप उसको पूछेंगे। बिहार ने अपनी ऐतिहासिक महानता क्यों खो दी? अब बिहार ने अपनी ऐतिहासिक महानता क्यों खो दी? तो ब्रिटिश शासन के समय जो बिहार का डिस्टेबलाइजेशन हुआ है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, उन दोनों को तुम हल्का सा ब्रीफ करोगे, आगे मैं चर्चा करूंगा, आपको एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वैसे ही मानकर चलता हूं तुम लोगों ने हिस्ट्री में मेंस क्वालिफाई किया है, तो ऐसे प्रश्नों में तो दिक्कत समस्या नहीं आएगी। किसी ऐसे मध्यकालीन शासक का नाम बताइए जो बिहार को आधार बनाकर आगे हिंदुस्तान के बादशाह के पद तक पहुंच गया। तो सीधा आपको शेर शाह का नाम आता है, सासाराम से उसका कैरियर आप बता देंगे। वो तो बस 1-2 मिनट आपको पूछते हैं, 15-15 मिनट्स नॉर्मली ले लेते हैं, कभी कभी बहुत फॉर्चुनेट सिचुएशन रहा तो 20 मिनट्स। तो आप जब तक एक का जवाब दोगे तब तक दूसरा क्वेश्चन वो डाल देते हैं। हाँ, लेकिन यूपी से बिहार में क्या होता है कि बिहार में कॉन्सेप्ट बेस्ड कई क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे स्टूडेंट्स से मैंने कई स्टूडेंट्स से पूछा, उनसे डिस्कस किया, तो उनके क्वेश्चन का जो लेवल उन्होंने पूछा है उससे लगता है कि कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये पूछते हैं, तो वो ध्यान रखना है। पटना कलम क्या है? अब 18वीं सदी के मध्य में आपको बिहार के किसी बुक में मिलेगा, 18वीं सदी के मध्य में जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो जो कलाकार बेरोजगार हुए तो निकले, तो कोई रजवाड़े तो उनको
संरक्षण देने की स्थिति में नहीं थे तो पटना टाउन में आ गया और मर्केंटाइल क्लास से संरक्षण पाने लगे। तो उसमें जो मुगल कला का ही एक तरह से एक्सटेंशन है, लेकिन इसका संरक्षक बदल जाता है। और इसमें किन बातों पर ध्यान दिया गया है, इसमें किस तरह से चित्र के प्रकार हैं, जैसे विशेषकर जो मिनिएचर पेंटिंग का प्रकार कैसे बदला है, तो हल्का सा किसी बुक में तुम थोड़ा सा देख लोगे जो तुम्हारा है, तो उसमें पटना कलम आपको पता चल जाएगा मिड 18th सेंचुरी में। अब द्वितीय चरण में जब तुम आते हो तो आधुनिक भारत में आपका किस किस मुद्दे पर, तो आधुनिक भारत में मैंने 2 मुद्दे यहां पर दिखाए। जैसे फर्स्ट स्टेज में मैंने बताया कि देखो इस तरह से वो आधुनिक भारत का आरंभिक रूप की चर्चा करेंगे। अब द्वितीय चरण में आओगे तो आधुनिक भारत में 2 पक्ष हमने बताया। एक तो बिहार का औपनिवेशीकरण उन्होंने कैसे किया ब्रिटिश ने, उसको देख लो, कोलोनाइजेशन ऑफ बिहार। एंड द सेकेंड वन, भारतीय प्रतिक्रिया, रिएक्शंस ऑफ इंडियन, विद्रोह तथा राष्ट्रीय आंदोलन। मतलब यहां हम 2 पहलू को बच्चों लेकर चलेंगे। एक पहलू मैं यहां पर बैठता हूं और आपको बताता हूं। यहां पर देखोगे जैसे मॉडर्न इंडिया है तो बिहार का औपनिवेशीकरण है, तो एक पक्ष आता है बिहार का औपनिवेशीकरण कैसे कोलोनाइजेशन किया है, और दूसरा पक्ष आता है भारतीय प्रतिक्रिया, विद्रोह तथा राष्ट्रीय आंदोलन, कि व्हाट इज द रिएक्शंस ऑफ इंडिया और व्हाट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इंडियंस शोन टुवर्ड्स द ब्रिटिश। तो what are Indian reactions and in what way Indians reacted to the British rule, British colonization? So that is national movement. एक तरह से तुम देखोगे तो भारतीयों की पहली प्रतिक्रिया के रूप में ही तो राष्ट्रवाद जैसी चीज फूटी और फिर उसमें नए नए विचारों का समर्थन मिलता चला गया। तो ये 2 पहलुओं को लेते हैं। तो यहां पर बिहार के औपनिवेशीकरण में हमने दिखाया पहले अस्थायी बंदोबस्त। देखो बच्चों, मैं समझता हूं कि चाहे वो हिस्ट्री के बच्चे हो, नॉन हिस्ट्री के बच्चे हो, कोई भी बच्चे हो, उनको बिहार का अस्थायी बंदोबस्त की समझ अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक दिस इज द मेलेडी ऑफ और द किंग ऑफ ऑल मेलेडीज, यू कैन से। किंग ऑफ ऑल मेलेडीज का मतलब है कि बिहार में आज तुम जितने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्या देखते हो, उनमें आधी से अधिक समस्या इस परमानेंट सेटलमेंट की देन है। मैं अभी सिद्ध करता हूं, आप देखोगे खुद। तो अस्थायी बंदोबस्त, अब अस्थायी बंदोबस्त का परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम है कृषि संबंधों में सामंती संरचना कायम होना। कैसे मैं 1 मिनट में आपको समझा देता हूं। जैसे देखिए, ये देखिए, एक पहले एक कोई इलाका है, ये कोई पहले इलाका था। इस इलाके में मान लीजिए 5000 बीघे जमीन थे। तो 5000 बीघे जमीन में ये एक उसका क्षेत्रीय जमींदार था। आप मान के चलिए वो क्षेत्रीय जमींदार था और लगभग 1000 बीघे जमीन उसकी निजी थी। 1000 बीघे जमीन उसकी निजी थी, ऐसे ऐसे। और लगभग 4000 बीघे जमीन में रैयत खेती करते थे। रैयत का मतलब है किसान, स्वतंत्र किसान खेती करते थे। ये टोटल हो गई 5000 बीघे जमीन, 5000 बीघा। अब होता क्या था कि ब्रिटिश से पहले जब तक मुगल शासक रहे या भारतीय परंपरा में, दिस पॉइंट वाज नॉट क्लियर कि हु इज द फाइनली द मास्टर ऑफ द लैंड, मतलब भूमि का वास्तविक स्वामी कौन है, यह बिल्कुल क्लियर नहीं था। यह बिल्कुल क्लियर नहीं था कि भूमि का स्वामी कौन है। अब क्या है कि इसलिए होता क्या था कि सबके अपने अपने क्लेम थे। किसानों के अपने क्लेम थे, एक प्रोडक्शन का एक पार्ट वह अपने मेहनत के बल पर लेता था। बीच में मध्यस्थ थे, एक जमींदार था उस काल में भी, जो ये मैंने लिखा है। तो जमींदार है, वो जमींदार राज्य की तरफ से राजस्व की वसूली करता है और राज्य राजस्व का एक पार्ट उसे कमीशन के रूप में देता था, लेकिन वह केवल राजस्व कलेक्ट करके और राजस्व का एक भाग अपने पुश्तैनी हक के रूप में पाता था। पुश्तैनी हक का मतलब है कि हमारे पिता ने पाया, हमारे दादा ने पाया, इसलिए हम पाएंगे। लेकिन उधर राज्य का अपना दावा था। प्रोडक्शन का एक पार्ट राज्य अपने संप्रभुता शुल्क के रूप में लेता था, यू कैन से द सॉवरेनिटी टैक्स, यू कैन से। तो अब सबके अपने अपने दावे थे, लेकिन भूमि का स्वामी कोई नहीं था। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, एक झटके में ये जमींदार एक को 5000 बीघे का स्वामी बना दिया और इन किसानों को अधीनस्थ रैयत बना दिया। ये किसान को सामान्यतः जमींदार उनकी जमीन से बेदखल नहीं कर सकते थे। एक ही स्थिति में बेदखल कर सकते थे कि अगर ये किसान जमींदार को
जमींदार को भूमि का राजस्व देने से इनकार कर जाते या भूमि का राजस्व नहीं दे पाते ड्यू डेट को, तब इनको इजेक्ट कर सकते थे लैंड से, और फिर उस जगह पर दे कैन इस्टेब्लिश अनदर टेनेंट और दे कैन इवन सीज देयर लैंड। एंड ये जो लैंड होता था इसको कहते थे जिरात लैंड, ये जिरात लैंड होता था। और ये जिरात लैंड का मतलब हुआ यहां पर ये हुआ कास्ट लैंड। ये जिरात लैंड होता था और ये कास्ट लैंड होता था। तो जो जिरात लैंड होता था वह जमींदार का निजी भूमि होता था, और जो कास्ट लैंड होता था उस पर रैयत खेती करते थे। लेकिन अब क्या किया कॉर्नवालिस ने, पूरे 5-4 बीघे जमीन जिरात और कास्ट दोनों लैंड का स्वामी जमींदार को बना दिया। जमींदार को ड्यू डेट को अपना रेवेन्यू जमा करना होता था, अगर वो डिफॉल्ट करता तो उसकी जमींदारी जाती, और नहीं तो ये जो टेनेंट्स वो डिफॉल्ट करते तो उनका लैंड जाता। तो टेनेंट्स की गर्दन जमींदार के हाथ में दे दी गई। यह अपने आप में परमानेंट सेटलमेंट का सबसे दुखद पहलू है। और विशेषकर तुम देखोगे जब 1859 में पहली बार रैयतवारी कानून लाया गया था रैयतों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर, और 1885 में जब दूसरी रैयतवारी कानून लाया गया था तो वहां पर कुछ रैयतों की सुरक्षा की बात जरूर की गई थी, लेकिन उससे पहले रैयतों की सुरक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं था। और जमींदार मनमाने ढंग से सरकार को, तो देखो इसका नाम ही है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब है कि कितनी रकम जमींदार सरकार को देंगे ये फिक्स था, लेकिन किसान कितनी रकम जमींदार को देंगे ये फिक्स नहीं था। तो अब जमींदार आर्बिट्रेरीली, स्वैच्छिक ढंग से, दे यूज टू डू द इनहेंसमेंट ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसमें गवर्नमेंट का कोई जोर नहीं था। अब जमींदार अपने समय समय पर अपने राजस्व की दर को बढ़ाते चलते। इससे क्या हुआ कि विल जस्ट कम टू रियलाइज दैट कि इसमें किसानों का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। अब देखो बिहार में एक बहुत बड़ी डायकोटोमी आने वाली है, जो लैंड का मालिक है वह खेती से दूर होता चला गया, उसको प्रोडक्शन से मतलब कम होता चला गया। तो आप कहोगे उनका जो अपना 1000 बीघा का जो जिरात लैंड था उस पर भी बटाईदार को लागू कर दिया कि भाई तुम हमें इतना प्रोडक्शन का दो, खेती तुम करो। तो जो भूमि के स्वामी थे, जो लैंड होल्डर्स थे, they started to dissociate from production, and those who were associated with production were not having the sufficient amount to invest in agriculture. अब जो रैयत है उनको कृषि में निवेश करने की स्थिति नहीं है। जमींदार कृषि में निवेश नहीं करना चाहते हैं, वो रेंट सीकिंग जमींदार है जिसको रेंट बैठकर खा रहे हैं। गवर्नमेंट को जमींदारी परमानेंट सेटलमेंट वाले एरिया में गवर्नमेंट को कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो इन्वेस्ट करे, क्योंकि रैयतवारी में तो थोड़ा सा वो कैनाल्स वगैरह भी बना देती थी, क्योंकि लगता था कि यहाँ पर टाइम टू टाइम हम रेट का इन्हेंसमेंट करेंगे। जमींदारी में तो उनको लग रहा है कि हमारा तो फिक्स्ड अमाउंट है, अब जो बढ़ना है जमींदार को बढ़ना है, तो सरकार उसमें कोई माथापच्ची नहीं कर रही है। अब क्या है कि बिहार में एग्रीकल्चर का पिछड़ना तो तय है, वहीं पर बिहार में बन गई, बिहार के बैकवर्डनेस का आधार ये परमानेंट सेटलमेंट ने बना दिया। एक बात मैं यहीं आपको क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि आगे मुझे जरूरत पड़ेगी तो फिर ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ के बता रहा हूं और फिर आगे याद दिला दूंगा आपको। अब जब जमींदारी अबोलिशन हुआ स्वतंत्रता के बाद 1954 में फाइनली, तो जमींदारी अबोलिशन में तुम देखोगे कि हुआ ऐसा कि उसमें भी चूंकि जमींदारों का बहुत ज्यादा वर्चस्व, और हमारी आजादी तो आप जानते ही हो कि पॉलिटिकल फ्रीडम था, इकोनॉमिक और सोशल तो ऐसा फ्रीडम जैसा होना चाहिए वैसा तो हो नहीं सका। तो वहां पर जमींदारों का इतना जोर था कि जमींदारी उन्मूलन वाले जो कानून है उसमें विधानसभा में ही जमींदार बैठे हुए हैं, विधानमंडल में। तो अब समस्या है, तो उसमें जो लॉज लाया गया उसमें क्या हुआ, ये जो तुम देख रहे हो 4000 बीघे पर जो टेनेंट्स खेती करते थे वो टेनेंट्स तो स्वतंत्र हो गए, वो टेनेंट्स को फ्री कर दिया गया, उस पर जमींदार का कोई जोर नहीं, दे आर द फ्री पीजेंट्स। लेकिन जो 1000 बीघा जो अब जमीन जमींदार के पास है वह उनका निजी जमीन उनके अंतर्गत रह गया, दे वर स्टिल द ऑनर ऑफ द लैंड। तो आप कहोगे खैर चलो 4000 तो हटा, लेकिन बच्ची कई बार उल्टा सिचुएशन होता था। 5000 बीघे जमीन होते थे तो 4000 बीघे जिरात लैंड होते थे और 1000 ही कास्ट लैंड होते थे। तो वैसे जमींदारों को जिनके पास जिरात लैंड ज्यादा था वो तो लाभान्वित रहे, क्योंकि उनका तो उतना बड़ा प्लॉट रह गया उनके अंदर। तो प्रैक्टिकली रूरल एरियाज में जमींदार तो रह गए। अब जमींदार है तो आप वहां पर कोई जमींदार विरोधी कानून नहीं ला सकते, वहां पर आप कोई ऐसा रेडिकल स्टेप नहीं ले सकते एग्रेरियन रिफॉर्म्स के लिए,
पंचायती राज सिस्टम भी विफल होना शुरू हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसको आप जमींदारी उन्मूलन कानून कहते हो उसमें भी लैकुना है, आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो मैंने यहां पर बताया कि देखो यहीं पर कहीं ना कहीं एक बात तो तय हो गई कि अस्थायी बंदोबस्त वाले एरिया में एग्रीकल्चर सरप्लस एक बड़ी दुर्लभ चीज है, उसको पाना मुश्किल होगा। अब यहां पर देखो अस्थायी बंदोबस्त से ही जुड़ा हुआ मैंने मुद्दा यहां पर उठाया। देखो यहां पर मैंने आपको छोड़ा था कृषि संबंधों में सामंती संरचना कायम होना। इधर मैंने बताया कि इधर कृषि का तो ये हालत बनी पड़ी है, और दूसरी तरफ मैंने एक दूसरा डायग्राम यहां से खींचा है कि 19वीं सदी में मुक्त व्यापार नीति के कारण, अब ये तो एग्रीकल्चर का हाल है, पहले एग्रीकल्चर दिखा दूं तब इधर दिखाता हूं। अब एग्रीकल्चर में दो कृषि का पिछड़ना तथा किसानों का शोषण, जो मैंने बताया है कृषि का पिछड़ना तय था। अब देखो जिसको तुम एग्रेरियन संरचना कहते हो उसमें भी नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे समझते हैं कि एक ही तरह का किसान है, सभी किसान एक ही स्तर पर विकास के हैं। ऐसा नहीं होता है। जैसे स्वामी भूमिधारी वर्ग, अब कितना कितना क्राइटेरिया हो गया, किस तरह से स्ट्रेटिफिकेशन हो गया अब बिहार में किसानों का, उसको देखो। एक स्वामी भूमिधारी वर्ग जिसकी उत्पादन में भूमिका नहीं, एक तरफ जो मास्टर ऑफ द लैंड थे, ऑनर ऑफ द लैंड, जिसका कि प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं था। दूसरा है रैयत किसान। रैयत किसान की स्थिति फिर भी बच्चों अच्छी है। रैयत किसान की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि आफ्टर ऑल जो ये रैयत किसान हैं ये रिकॉग्नाइज्ड पीजेंट्स हैं, जिनको कि जमींदार के रैयत के रूप में रिकॉग्निशन मिला हुआ है, वो रिकॉग्नाइज्ड पीजेंट्स हैं। तो उनकी स्थिति फिर भी अच्छी रही। उनके अंदर जो अर्ध कृषक हैं, जैसे ऐसे भी बहुत धनी रैयत हैं जिन्होंने बटाई पर भी अपने अंदर किसी को खेती में लगा दी है। तो अर्ध किसान वैसे हैं जिनकी स्थिति रैयतों से भी हीन है और बटाईदार हैं। अर्ध किसान का मतलब जैसे सीमांत किसान है, आधा किसान है आधा मजदूर है। जैसे अब छोटी सी उनके पास लैंड है तो उस लैंड से उनके परिवार का भोजन नहीं चलेगा, तो एक तरफ वो खेती भी कर लेते हैं और जब बाकी समय होता है उसमें मजदूरी भी कर लेते हैं। और बटाईदार है, बटाईदार है जिनके पास अपना कोई लैंड नहीं है, किसी ने लैंड दिया भी नहीं हुआ है, किसी को अस्थायी रूप में किसी से लैंड लेकर खेती करने हैं। और नेक्स्ट वन कृषक मजदूर है। कृषक मजदूर तो अच्छी खासी 40% के करीब जनसंख्या होना, तो कृषक मजदूर की एक अच्छी खासी जनसंख्या थी। अब देखो मैं बताता हूं, जैसे दो टर्म आता है, हमारे जो समाजशास्त्रियों ने अध्ययन किया है बच्चों, एक मैं आपको कास्ट सिस्टम पर कभी ना कभी प्रेजेंट एंड द पास्ट सीरीज में लेक्चर दूंगा जरूर। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा इंडिया में हमेशा कंफ्यूजिंग रहा है कास्ट एंड क्लास, क्योंकि आप जानते हो कि जहां जहां भी मार्क्सिस्ट विचारधारा आई है तो उसने क्लास स्ट्रगल की बात की है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक यूनिक कंट्री है जहां कास्ट भी है। तो क्या कास्ट क्लास है कि नहीं, क्लास कास्ट है कि नहीं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट है वो फॉर टाइम बीइंग कास्ट और क्लास को एक कर दिया। फॉर टाइम बीइंग कैसे, हालांकि आज वो स्थिति भी टूट गई, लेकिन कास्ट और क्लास को अब भूमिधारी वर्ग में जो जमींदार हैं उसमें उच्च जाति के लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, जिसमें ब्राह्मण, जिसमें भूमिहार ब्राह्मण है, राजपूत हैं, ब्राह्मण है और कायस्थ हैं। ये रेंट सीकिंग जमींदार से, उनके नीचे जो रैयत किसान कहते हो उसमें आज के बिहार के 3 डोमिनेंट, माफ करना बच्चे मुझे जाति के बारे में, चूंकि आप हिस्ट्री पर देख रहे हो ना या आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो आपको उसमें इसको इंडिविजुअलाइज मत करना, चूंकि मुझे डेटा में बताना पड़ेगा। तो अभी बिहार के 3 डोमिनेंट कास्ट हैं जो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें यादव, कुर्मी और कोयरी, ये तीनों आपको रैयत किसान में आते थे। और उनके नीचे देखो तो अर्ध कृषक बटाईदार में कुछ मतलब निम्न जाति के लोग भी थे, और कुछ अर्ध कृषक में कुछ ऐसा भी नहीं था कि सवर्ण लोग नहीं थे, कुछ सवर्ण लोग भी छोटे किसान में शामिल थे, कुछ निम्न जाति के लोग भी शामिल थे। और कृषक मजदूर में मुख्य रूप से आप कह सकते हो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग मुख्य रूप से शामिल थे। हालांकि उसमें कुछ पिछड़ी जाति के लोग भी शामिल थे कृषक मजदूर में, और हैं अभी भी, लेकिन वो दोनों विशेष रूप से शामिल थे। तो इस तरह से क्लास कंपोजिशन और कास्ट कंपोजिशन बिहार में लगभग एक जैसा बना दिया अस्थायी बंदोबस्त ने। अब देखो इतिहास में तुमने एक बात देखी होगी, मैं ये पूरे भारतवर्ष के संदर्भ में बता रहा हूं कि तुमने एक बात देखी होगी, नॉर्मली जो मंडल कमीशन भी लागू हुआ था तो उसने कोई ना कोई रूप में उसने सोशल बैकवर्डनेस को बेसिस बनाया था। एक्चुअली जब तुम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे, अगर हिस्ट्री का कोई बच्चा होगा तो तुम पीछे जाके देखोगे तो सतीश चंद्र ने भी इसको जागीरदारी क्राइसिस में डिस्कस किया है कि इंडिया में प्रॉब्लम यह था मेडिवल टाइम में भी कि लैंड की कमी नहीं थी, प्रचुर मात्रा में लैंड था, लेकिन जो सवर्ण लोग थे
वह कभी भी नए लैंड को आबाद करने, जैसे जितना लैंड था उतना अगर निम्न जाति के लोगों को फ्री करके लैंड को आबाद करवा दिया जाता तो एग्रीकल्चर का व्यापक विस्तार होता और संभव था कि क्राइसिस भी दूर हो जाती। लेकिन जो उच्च जाति के लोग हैं वो चाहते नहीं थे कि लैंड के मास्टर बने निम्न जाति के, विशेषकर जो दलित लोग हैं वो उसके मास्टर बने, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो अत्यंत निम्न जाति के लोग हैं उनको कृषक मजदूर के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। तो इसलिए इंडिया में एक दिक्कत यह थी कि जो जाति व्यवस्था में जितनी नीचे थे उतना ही वो भूमि स्वामित्व से दूर थे। तो ये जो तुम देख रहे हो ये स्ट्रक्चर एक तरह से अस्थायी बंदोबस्त ने कायम किया। अब मैं यहां पर एक बता रहा हूं कि उसी समय 19वीं सेंचुरी में 1813 के चार्टर के आधार पर भारत का दरवाजा ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया और भारत के संदर्भ में फ्री ट्रेड पॉलिसी अपना ली, मुक्त व्यापार नीति। तो जो लंदन, लंकाशायर, मैनचेस्टर और बर्मिंघम के जो प्रोडक्ट्स थे उसे इंडिया का मार्केट जब भरा जाने लगा तो यहाँ पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यहाँ पर उद्योगों का पतन हुआ। क्योंकि जो हस्तशिल्प उद्योग थे, handicraft industries, they could not compete with the products from Lancashire and Manchester which were produced in under modern factory system। तो अब उनके जो प्रोडक्ट्स थे इनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके, तो इसलिए इन उद्योगों का पतन हो गया। अब इन उद्योगों का पतन हुआ तो बाकी प्रांतों में भी हुआ, बिहार में भी पतन हुआ। तो अब देखिए, एक तो हस्तशिल्प उद्योग जो किसानों का आय का दूसरा साधन था, अधिक समय में वो कहीं ना कहीं हस्तशिल्प उत्पादन में अपने को लगाते थे, या उनकी घर की महिलाएं ही बुनाई बुनाई का काम करती थी जिससे कुछ पूरक आय, सप्लीमेंट्री इनकम उनके फैमिली में आता था। वो उद्योग भी गया। कृषि में भी उनकी स्थिति हो गई कि अगर वो 100 रुपये अर्न करते हैं तो 60 रुपीज उनको टैक्स दे देना पड़ता है, 40 रुपीज में वो अपने परिवार का खर्च मुश्किल से चला पाते हैं। एग्रीकल्चर में निवेश नहीं हो पा रहा है। इधर अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का पतन हुआ तो एक तो किसानों का आधे साल का रोजगार गया, और दूसरा जो विशुद्ध शिल्पी थे जो उसी से जीते थे उनके पास भी दूसरा कोई चारा नहीं था, वो भी एग्रीकल्चर की तरफ दौड़ पड़े। तो एग्रीकल्चर ओवरबर्डेंड हो गया, ओवरमैन्ड हो गया। तो अब वहां से तुम देखोगे बैकवर्डनेस शुरू होगा। अब हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तथा कृषि पर अतिरिक्त जनसंख्या का अधिभार। अब यहां पर मैं, अभी तक तो आपने देखा केवल औपनिवेशीकरण। अब अगर औपनिवेशीकरण हो रहा था तो ऐसा नहीं था कि भारत के विभिन्न सामाजिक वर्ग शांत बैठे थे। भारत के विभिन्न सामाजिक वर्ग भी अपने अपना ढंग से प्रतिक्रिया दिखा रहे थे। इसमें देखिए, भारतीय प्रतिक्रिया, विद्रोह तथा राष्ट्रीय आंदोलन। जो भारतीय प्रतिक्रिया थी, विद्रोह भी था और राष्ट्रीय आंदोलन इस सेंस में। जनजाति और किसान आंदोलन। यहीं पर बच्चों आप लोग थोड़ा सा बिरसा, आप तो सबसे पहले तो आप संथाल विद्रोह को जान लो। कोल, संथाल और मुंडा विद्रोह, ये तीन का नाम केवल तुम याद रखो। अगर वो आपको ट्राइबल मूवमेंट के बारे में पूछेंगे तो मुझे लगता है इन तीन से बाहर वो नहीं जाएंगे। क्योंकि कोल है, और आप देखते हो मुंडा, तो कोल और मुंडा छोटा नागपुर से है, तो अब तो खैर वो झारखंड में चला गया। लेकिन ये आपका जो भागलपुर और राजमहल के बीच है, संथाल है। आज भी भागलपुर में तुम देखते हो कि तिलका मांझी वो एक संथाल लीडर ही था। तो इस तरह से आप, वैसे सिद्धू और कान्हू इसके मुख्य लीडर थे। तो आप उस सब का नाम थोड़ा सा ध्यान कर लो। उन सभी का नाम अगर आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा तो उनके नाम ध्यान होने पर, इफ दे आर गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन कि जस्ट कोई एक ट्राइबल मूवमेंट और ट्राइबल नेता का नाम बताइए, तो आप सिद्धू या कान्हू का नाम कर सकते हो। हु वाज बिरसा मुंडा, तो बहुत ही फेमस है। तो इस तरह से ऐसा झारखंड से बांटकर वो नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट वन, अब 1857 के महाविद्रोह पर आ जाओ तो आपको जगदीशपुर हो जाएगा, दानापुर छावनी हो जाएगी, आप जानते ही हो वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे, अमर सिंह उनके भाई हो जाएंगे। तो 1857 के रिवोल्ट में आपके पास काफी मसाला है। बंगाल विभाजन, पृथक बिहार की मांग एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। अब एक बात मैं बताना चाहूंगा, जैसे बंग भंग आंदोलन हुआ तो अगर आप नेशनल पर्सपेक्टिव से देखते हो तो पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट आपका पर आप विचार करते हो, वहां आपका पर्सपेक्टिव दूसरा होता है। लेकिन अब अगर बिहार के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो पार्टीशन ऑफ बंगाल बिहारियों को बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक नहीं किया था, बल्कि उसमें यही हुआ कि चूंकि बंगाल विभाजन मूवमेंट में, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट है, उसमें एक धारा आई थी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की, जिसमें आप देखते हो वहीं पर आपने प्रमथ मित्र का, पी मित्रा का नाम सुना है, वारेंद्र कुमार घोष है, जैसे कलकत्ता अनुशीलन समिति, फिर पुलिन दास,
ढाका अनुशीलन समिति। तो इस तरह के कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के तर्ज पर बहुत सारे रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस गठित हुए थे। तो उसी में से कुछ भागकर बिहार भी आ गए, और बिहार में भी आप देखते हो खुदीराम बोस की घटना। खुदीराम बोस ने वहाँ जो जिला जज मुजफ्फरपुर के जो जज था किंग्सफोर्ड, उस पर बम फेंकने का प्रयास किया, हालांकि वो नहीं था संजोग से, और 2 निर्दोष महिलाएं इसका शिकार हुई थी। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, तो वो घटना है। लेकिन उससे भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें बिहार में एक वातावरण तैयार हो रहा था, और वहां पर बिहार की मुख्य मांग यह थी कि हमें बंगाल से सेपरेट कर दीजिए, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो उसमें सबसे पहले आगे जो आए, तो बिहार का जो आरंभिक एजुकेशनल क्लास था वो थे कायस्थ और मुस्लिम। तो आप कहोगे बिहार के आरंभिक मिडिल क्लास का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, तो कायस्थ और मुस्लिम, क्योंकि सबसे पहले इंग्लिश एजुकेशन का लाभ उन्होंने ही लिया। क्योंकि यही समय है 20वीं सदी के आरंभ में, तुम देखोगे कि 1906 में एक बिहार प्रांतीय सभा का गठन हुआ था, और बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस उसका नाम था। उस प्रांतीय सभा में के जो संस्थापक थे उसमें आपका नाम आता है सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो कायस्थ लीडर थे, फिर महेश नारायण थे। तो इन सबों ने, और उधर मुस्लिम लीडर में हसन इमाम थे, मजरुल हक थे, तो उन्होंने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का मानना था सबसे पहले सेपरेट बिहार की मांग उसी समय उठी थी बंगाल से, क्योंकि उनका मानना था कि बंगाल में बिहार के साथ ज्यादती हो रही है, और बिहार को उनको विकास में उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है, और बिहार सरकारी सेवा में पिछड़ रहा है। तो ये मांग वहां शुरू हुई थी। और 1917 में भारत में गांधीवादी सत्याग्रह आंदोलन का चंपारण से शुरुआत। अब 1917 का वर्ष तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केवल यह नहीं कि चंपारण मूवमेंट बिहार में हुआ और गांधी ने किया, बल्कि चंपारण मूवमेंट वाज द फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ गांधी इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन गांधी की गांधीवादी आंदोलन का पहला प्रयोगशाला था। इसने राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा ही बदल दी, क्योंकि सत्याग्रह मूवमेंट का पहला सफल प्रयोग उन्होंने किया। तो ये बच्चों आप लोग जानते हो चंपारण का समस्या क्या है, यह भी जानते हो कि अधिकतर जमींदारी जो उस क्षेत्र की थी वो 3 ही स्टेट वाले थे, रामनगर, मधुबन और बेतिया स्टेट, और बाकी उन्होंने उसको सबलेट किया हुआ था एक तरह से पटनी सिस्टम के तहत ब्रिटिश जमींदारों को, और वो जबरन नील की खेती करा रहे थे। लेकिन आप लोग तो मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हो, मैं मानकर चलता हूं कि मुद्दा आप जान रहे हो। 1920 का असहयोग आंदोलन। अब इसमें बिहार का, अब यहां से पूरे नेशनल मूवमेंट के दरमियान बिहार इंपॉर्टेंट बना रहेगा, क्योंकि 1920 के असहयोग के साथ खिलाफत मूवमेंट भी तो है। तो खिलाफत में तुम देखोगे खिलाफत नेता के रूप में मजरुल हक ने वहां पर पटना में, और हसन इमाम ने सक्रियता दिखाई थी। और फिर उधर असहयोग आंदोलन के नेता के रूप में आप राजेंद्र प्रसाद और मजरुल हक को भी देखोगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हाँ, चंपारण सत्याग्रह में कुछ लोकल लीडर इमर्ज किया, उसको ध्यान रखना। एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसी समय उभर कर आए हैं। श्री कृष्ण सिंह उस पॉलिटिक्स में सक्रिय हुए जो बिहार के पहले प्रधानमंत्री, उसमें मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री कहे जाते थे, बने थे। अनुग्रह नारायण सिंह जो अपोजिशन के एक महत्वपूर्ण कद्दावर नेता रहे थे, तो वो भी उसी समय सक्रिय हुए थे। मजरुल हक, ये सब बिहार के नेता उसी समय उभर कर आए थे चंपारण सत्याग्रह के मध्य। और साइमन कमीशन बहिष्कार मूवमेंट 1929 में, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में इसका सीधा, बिहार में भी उसका बाइकआउट हुआ और इन्हीं नेताओं ने। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में तुम देखते हो नमक सत्याग्रह का उल्लंघन हुआ, और इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाई थी। श्यालवाला राय करके एक महिला थी, उसने भी बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाई थी, अपना स्पीच दिया था। और बिहार किसान सभा तथा अखिल भारतीय किसान सभा, सबसे बढ़कर जिसको तुम कहते हो किसान आंदोलन या किसान मत को संगठित करने का, इसमें बिहार ने बहुत अग्रिम भूमिका निभाई है। सबसे पहले 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का 1929 में ही गठन हुआ था, और फिर 1936 में वही अखिल भारतीय किसान सभा में भी बिहार की बड़ी अग्रिम भूमिका रही थी। क्योंकि बिहार के एक बड़े ही, मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ही प्रगतिशील समाजवादी नेता के रूप में आपने सहजानंद सरस्वती का नाम सुना होगा। तो सहजानंद सरस्वती ने 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था, और उसमें उन्होंने अबोलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी का उन्मूलन करना, रेंट को 50% कम करना, न्यूनतम मजदूरी तय करना, कई महत्वपूर्ण मांगे उस समय उन्होंने रखी थी। तो इसलिए आप देखोगे कि कम से कम बिहार में इस तरह के एक्सपेरिमेंट बहुत शिद्दत से देखे गए। नेक्स्ट वन तुम देखते हो कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन।
अब भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण, वैसे तो आप देखते हो कि पूरा बिहार ही सक्रिय रहा, बल्कि भारत छोड़ो आंदोलन में तो बिहार ने बहुत बलिदान दिया है। पटना सचिवालय के सामने जो आज भी झंडे पकड़े हुए, पुलिस की गोली से मरने के बाद भी गिरते हुए भी झंडे को नीचे नहीं गिरने दिया। आज भी मॉडर्न हिस्ट्री और एनसीईआरटी बुक के ऊपर भी, जैसे एनपीटी के बुक के ऊपर, नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी बुक के ऊपर भी आप देखोगे इस तरह का चित्र। और भारत में दिल्ली में भी मैंने एक पार्क में लगा हुआ देखा, मतलब 7 लोग उस फ्लैग को लिए हुए, फ्लैग को नीचे नहीं गिरने दिया। ये आपको बिहार का ही दृष्टांत दिखेगा। और फिर जब किसान आंदोलन को उग्रता से दबाया गया था तो युवाओं ने इस आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया था और फिर उन्होंने गुप्त संगठन के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। एक तो आप देखते हो कि बिहार का भोजपुरी क्षेत्र सक्रिय रहा था, फिर आगे जयप्रकाश नारायण और रामनंदन मिश्र, इन दोनों ने मिलकर बिहार और नेपाल की सीमा पर एक समानांतर सरकार स्थापित की थी। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार का बहुत बड़ा रोल रहा था। और फिर उसके बाद 1946-47 में, उसके बाद तो तुम देखते हो कि गांधी जी धीरे धीरे फॉर टाइम बिंग राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य शीर्ष में तो रहे। कैबिनेट मिशन तक गांधी एक तरह से अब बेजार होने लगे थे, क्योंकि नेशनल मूवमेंट से, क्योंकि उनका मुख्य रूप से थोड़ी सी निराशा होने लगी थी जब हिंदू मुस्लिम संप्रदायवाद ने अपना वो भयंकर रूप दिखाया था। और बिहार भी इसका शिकार हुआ था। यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम अमिटी थी वो भी ब्रेक होने लगी। और जब देश में दंगे शुरू हुए तो कलकत्ता किलिंग जब शुरू हुआ, और जब वहाँ पर मुस्लिम लीग की सरकार ने कलकत्ता में किलिंग कराए बिहारी लेबर का, तो बिहार में माहौल ख़राब होने लगा। और फिर मुंगेर जिले, जो अभी भागलपुर आप देख रहे हो, वो मुंगेर कहीं पार्ट हुआ करता था। वर्तमान मुंगेर और भागलपुर में बड़े भीषण दंगे फैल गए थे। उस समय जो भारत के कितने इंपॉर्टेंट पॉकेट्स में दंगे थे, उसमें एक तो कलकत्ता हुआ, कलकत्ता के बाद ये फैल गया नोआखाली नहीं, पहले कलकत्ता, उसके बाद फिर मुंबई में फैल गया, बॉम्बे उस समय कहलाता था, बॉम्बे में, और फिर उसके बाद वो बंगाल के, पूर्वी बंगाल के नोआखाली में, और फिर बिहार के मुंगेर जिले में। तो इस प्रकार से दंगे के शिकार हुए। और 1947 के आज़ादी में तो आप पूरे नेशनल मूवमेंट में हम देखते हैं बच्चे, तो बिहार का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो आपको चाहे जहाँ से भी क्वेश्चन पूछें, जब मैं कुछ क्वेश्चन आगे डाला हुआ है मैंने, तो वो आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी। और जो बच्चे नॉन हिस्ट्री के हैं उनको भी एक संक्षिप्त जानकारी नेशनल मूवमेंट की चाहिए, तो आप उसको देख लेते हो। अब हम स्वतंत्रोत्तर भारत से समसामयिक भारत तक, 1947 से 2005 तक मैं आपको थोड़ा सा ले जाना चाहूँगा। ये भी एरिया बड़ा ही दिलचस्प एरिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, इसमें हमने पहले तो मैंने आपको बताया कि 3 फैक्टर देखना है। संरचनात्मक कारक, अभी तक संरचनात्मक कारक में बता रहा था, इसमें आपको बहुत सारे, और आगे भी संरचनात्मक कारक ही बता रहा हूँ। इससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और संरचनात्मक कारक, करेंट कारक और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, यानी जिसको कहोगे फॉर्मेटिव फैक्टर्स, और दूसरा करेंट फैक्टर समसामयिक मुद्दे, और तीसरा है हाइपोथेटिकल। तो ये 3 फैक्टर है जिसको आप डील करते हो। अब उसके लिए हम संरचनात्मक कारक को समग्रता से समझना है। तो यहां पर तुम देखते हो आर्थिक विकास में बाधाएं। पहला हमने देखा स्वतंत्रता भारत से समसामयिक भारत तक 1947 से 2005, जिसमें पहला फैक्टर आता है आर्थिक विकास में बाधाएं। अब क्या बाधाएं? दूसरा है सामाजिक क्षेत्र में चुनौतियां एवं समस्याएं। तो यहाँ इंपेडिमेंट्स इन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। द सेकेंड वन, इन सोशल स्फीयर चैलेंजेज एंड प्रॉब्लम्स। और राजनीतिक दलों की भूमिका, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो 3 फैक्टर बच्चे आपको दिखाना है, और दिखाना है इन तीनों का संबंध कैसे पीछे रहा। क्योंकि देखो, जो बिहार में हुआ ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, उसको भी 1 मिनट के लिए हम बर्दाश्त कर जाते। हालांकि उसी समय सारी समस्याएं, चाहे माइग्रेशन ऑफ लेबर का प्रॉब्लम देखते हो, ब्रिटिश ने बड़ी संख्या में मॉरिशस भेजा। यहाँ से उद्योग नहीं थे, कहाँ जाएंगे? तो भारत के अन्य भागों में वो उस समय भी प्लान कर रहे थे। और फिर भारत से बाहर उनको मॉरिशस और इंडेंजर्ड लेबर के रूप में दूर दूर तक भेजा गया था। तो वो समस्या तो थी। भारत के जो संसाधन थे वो ब्रिटिश के काम आ रहे थे, वहाँ पर ब्रिटिश कैपिटलिज्म उसका दोहन कर रहा था। आप समझ सकते हो बिहार में कि बिहार के नील से लंदन के कपड़े रंगे जा रहे थे, और यहाँ पर किसान शोषित हो रहे थे। चंपारण उसका उदाहरण है। उससे पहले बंगाल में भी एक मूवमेंट हुआ था। फिर उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो बिहार का जो शोरा है, सॉल्ट पीटर, उससे जो बारूद और गन पाउडर बनता था, उसकी सहायता से ब्रिटिश ने नेपोलियन से फाइट किया।
और बिहार के अफीम को बेचकर चीन को कॉलोनाइज किया। लेकिन बिहार इन सभी लाभों से वंचित रहा, उसका शोषण होता रहा। लेकिन सबसे जो दुखद बात दिखती है वो दिखती है कि स्वतंत्रता के पश्चात जब आप आते हो तो इट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये स्वतंत्रता के बाद वो स्थिति आई है बच्चे कि जब यह विकास बाकी स्टेट जब आगे बढ़ते चले गए, वहां पर बिहार में कौन कौन सी बाधाएं आई जिस कारण से स्वतंत्रता के 7 दशक के बाद भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र, सबसे उपजाऊ क्षेत्र, मतलब कह सकते हो कि सबसे लोअर लिटरेसी वाले, पर कैपिटा इनकम वाले इन क्षेत्रों में हो चुका है। इसकी वजह क्या है वो आपको यहां दिखेगी। आर्थिक विकास में बाधाएं, सामाजिक क्षेत्र की चुनौतियां इन सोशल स्फीयर एंड पॉलिटिकल पार्टीज का फेलियर, और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखो, आर्थिक विकास में बाधाएं को पहले मैं बताता हूं क्या क्या बाधाएं। भूमि सुधार के मोर्चे पर सरकार की विफलता, फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द फ्रंट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब जमींदारी उन्मूलन उन्होंने किया तो जमींदारी उन्मूलन के बाद उन्होंने जिरात लैंड को समाप्त नहीं किया, ऊपर दिखा चुका हूं। तो जमींदार व्यवहार में बने रह गए। तो जमींदारी उन्मूलन के बावजूद जमींदारों के अधीन एक बड़ी भूमि संपदा छोड़ दिया जाना, जो आगे के विकास में बाधाएं उत्पन्न कर रही है। अतः ग्रामीण क्षेत्र में जमींदार प्रभावी, अब ग्रामीण क्षेत्र में देखो जमींदार प्रभावी है, भूमि हदबंदी लागू नहीं हो पाना। अब देखो मैं एक यहां पर उदाहरण बताता हूं। जैसे मैंने जो किसानों का हायरार्की बताया था उसको याद करो, वैसे पीपीटी भी मैंने इसमें रख दिया है। इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पर मैं इंग्लिश में उसको नहीं जोड़ पाया, समय अभाव के कारण, इंटेंशन के कारण नहीं। इसलिए अगर ऐसा है तो यू हैव टू, आई एम जस्ट सीकिंग पार्डन फॉर दैट। तो वहाँ पर चूंकि बिहार में मैं जानता हूँ कि वो दोनों मीडियम वाले काम चला लेते हैं उससे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसा कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता कि अब भूमि हदबंदी, यहाँ पर आशय यह है कि आपने जो सोशल हायरार्की देखी तो सबसे ऊपर तो आपने स्वामी जमींदार देखा जिनके पास अभी भी लैंड है। उसके बाद जो 3 जातियां उसको कहते हैं आप मध्यवर्ती जातियां, जिसमें कि यादव, कोयरी और कुर्मी, तो वो अधिकतर रैयत की भूमिका में था। तो उनको लैंड के साथ स्वतंत्र हो गए, तो उन सब के पास एक अच्छी खासी लैंड, मतलब किसी के पास 20 बीघे लैंड है, किसी के पास 25 बीघे लैंड है पर फैमिली, जो रैयत के रूप में काम कर रहे, तो सब स्वतंत्र किसान बन गए। और आगे जब हरित क्रांति होगी, ग्रीन रेवोल्यूशन होगा, तो उनकी स्थिति एक बार बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो राजनीतिक आकांक्षाएं भी बढ़ेंगी। लेकिन जमींदारी उन्मूलन से लाभ हुआ मध्यवर्ती जातियों को, लेकिन निम्न जाति को जो मजदूर के रूप में काम कर रहे थे या अर्ध किसान थे या बटाईदार थे, जिसमें अधिकतर हरिजन थे और अनुसूचित जनजाति के लोग थे, उनको फायदा तब होता जब भूमि हदबंदी लागू होती, लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता, धनी लोगों से लैंड को छीन लिया जाता और निर्धन लोगों को बांट दिया जाता। लेकिन 1961 में जो लैंड रिफॉर्म्स लाया गया बच्चों, वह जिसको लैंड सीलिंग कहते हो, उसकी सबसे बड़ी सीमा यह थी कि 6 महीने तक जमींदारों को छूट थी, वो अपने संबंधियों के नाम पर बेनामी हस्तांतरण करते रहे। और एक तो सीलिंग का ऊपर दर निर्धारित किया गया, क्योंकि विधानमंडल में बैठे हुए हो, आप समझ सकते हो कि लगभग 1990 तक तो ये ऐसे लोग ही प्रभावी रहे विधानमंडल में, विशेषकर 1960 तक तो क्लियरली, और 1960 के बाद भी अपनी बढ़त कोई ना कोई रूप में बनाए रखे, तो उनको कैसे डिस्प्लीज किया जाता। और आपको एक बात मैं और बता दूं कि इंडिया का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ वो जमींदारी उन्मूलन के मुद्दे पर ही हुआ था। उसमें भी जमींदारों ने बहुत तगड़ा फाइट किया था। जब स्टेट गवर्नमेंट ने एक जमींदारी उन्मूलन एक्ट लाया था, तो उसको 1949 में ही पहले आया था, 48 में पहले आया था। तो जब वो एक्ट आया तो उस एक्ट को पहले चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। महाराज दरभंगा थे, राजा धीराज, तो उन्होंने चैलेंज किया। उनके एक डैनवी कोई मिनिस्टर, कोई मैनेजर थे, उन्होंने चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार। नेहरू को डर था पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात राइट टू प्रॉपर्टी में फंस जाएगी, फंस गई। कोर्ट एग्रेसिव हो गया, कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1951 में हुआ है, जिसमें कि आपको आर्टिकल 31 के साथ 31, 38, 30B जोड़ा गया है और जिसमें 9वीं अनुसूची लाई गई है और उसमें लैंड रिफॉर्म्स के लॉज रखे गए हैं। ये पहला अमेंडमेंट बिहार जमींदारी उन्मूलन के मुद्दे पर हुआ था। तो आपके मन में एक बात होगी, मैं एक प्रश्न का उत्तर दे दूं
नहीं तो ये प्रश्न आपके मन में रह जाएगा कि आप बार बार बिहार बिहार कर रहे हैं लैंड रिफॉर्म्स के मुद्दे पर, बिहार की विफलता लैंड रिफॉर्म्स के मुद्दे पर कर रहे हैं, लेकिन जमींदारी में तो सबसे लीडिंग रीजन फिर भी बंगाल और कलकत्ता के जमींदार थे, क्योंकि वहां पर बहुत संख्या में जमींदार थे। और बिहार में भी थे, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां भी थे। तो फिर बंगाल का नाम मैं क्यों नहीं ले रहा, तो बंगाल में संयोग से और सौभाग्य से 1977 में, वहां पर 1970 के दशक में वहां एक सीपीएम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। हालांकि सीपीएम गवर्नमेंट भी थोड़ी ढिलाई कर रही थी, लेकिन वहां पर एक प्लस पॉइंट यह हुआ सीपीएम गवर्नमेंट की ढिलाई करने के बाद भी कि जो बिहार में एक बंगाल में वहां पर एक नक्सल मूवमेंट शुरू हो गया। तो डर से सीपीएम गवर्नमेंट ने 1970 के दशक में वहां लैंड रिफॉर्म्स कर दिया। तो वहां लैंड रिफॉर्म्स कर दिया तो बंगाल का ऑपरेशन हो गया, बिहार का ऑपरेशन ही कभी भी नहीं हो पाया। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कहते भूमि हदबंदी लागू नहीं हो पाना, भूमि काश्तकार का भूमि का वास्तविक स्वामी नहीं, तो भूमि हदबंदी नहीं लागू होने से निम्न वर्ग के जो दलित वर्ग के किसान हैं उनके पास लैंड नहीं पहुंच पाया, वो तो बेचैन ही रह गए, समझ सकते हो। इधर खनिज पदार्थ जो था भारत के पास, बिहार के पास बहुत ज्यादा मिनरल मटेरियल है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट बाहर का है, कैपिटलिस्ट बाहर से आ रहे हैं, वो उन्होंने माइनिंग में इन्वेस्टमेंट किया और जितना प्रॉफिट है वह बिहार से बाहर जा रहा है। तो बिहार से बाहर जो उनका प्रॉफिट खींचा जा रहा है तो बिहारियों को उसका फायदा नहीं हो पा रहा है, जो बिहार के लोकल नेटिव्स है उनको उसका फायदा नहीं हो पा रहा है। और तीसरा है बैंकिंग का समर्थन नहीं, क्योंकि जमा साख अनुपात, डिपॉजिट क्रेडिटेड रेशियो यानी क्रेडिट होना चाहिए, डिपॉजिट क्रेडिट रेशियो बिहार के पक्ष में नहीं। और डिपॉजिट क्रेडिट रेशियो से हमारा आशय यह है कि देखो भाई, अब बैंक जितने बैंक है वो हमारे यहाँ थे या आपके यहाँ हैं, तो वो बैंक हैं तो डिपॉजिट आपसे लेते हैं, तो डिपॉजिट आपसे लेते हैं और वो डिपॉजिट तो आपसे ले लेते हैं, उनको सेफ है, आपको इनकरेज करते हैं। लेकिन अगर आप क्रेडिट नहीं दोगे तो संबंधित समाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि बैंक एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है औद्योगिकरण में। लेकिन वहां बैंक बिहार के इन्वेस्टर्स पर उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए डिपॉजिट बिहार से लेना और दूसरे स्टेट में जाके उसी को क्रेडिट बांट के मुनाफा कमाना। अब बताइए ये कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ। डिपॉजिट बिहार से ले रहे हैं और क्रेडिट दे रहे हैं अदर स्टेट्स के लोगों को। तो वहां पर समस्या ये आ रही है कि डिपॉजिट क्रेडिट रेशियो भी गलत है और मानव श्रम का पलायन। अब न खेती में स्कोप है, कृषि में न मुनाफा है, मजदूरी दर कम है। जब हरित क्रांति हुई तो हरित क्रांति में बिहार में तो मजदूरों का मूल्य नहीं बढ़ा, बल्कि बाकी प्रांतों में पंजाब हरियाणा में बढ़ गया। तो हरित क्रांति जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसने पहले इंडिया में किसानों के बीच डिस्पैरिटी लाई, बिहार में भी डिस्पैरिटी आई, लेकिन बिहार का एक अच्छा खासा लेबर प्लान करके चले गए पंजाब और बाकी क्षेत्रों में काम करने, क्योंकि अपने यहाँ स्कोप नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं डेवलप कर गया। 1920s में कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने कोशिश भी की तो विफल हो गए, ना उनके पास तकनीकी सपोर्ट था, ना बैंक का सपोर्ट था, ना गवर्नमेंट का वैसा सपोर्ट था। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप कर्नाटक देखिए, आंध्र प्रदेश देखिए, तमिलनाडु देखिए, आप उसके अलावा आप जितने भी स्टेट देखते हैं, पंजाब, तो जितने भी स्टेट देखिए उसमें हर जगह जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तो सरप्लस एग्रीकल्चर से आया है। बिहार में एग्रीकल्चर ने सरप्लस दिया ही नहीं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। मानव श्रम का पलायन, औद्योगिक वस्तुओं का बाजार नहीं बन पाना। अब जैसे आपका एग्रीकल्चर डेवलप्ड रहता है तो आपका मार्केट बनता है, और मार्केट बनता है तो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करता है। लेकिन जब मार्केट ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, और इन्वेस्टमेंट हो तो कहाँ से हो, कौन इन्वेस्ट करेगा। और जो करने की स्थिति में 1-2% बिहारी कैपिटलिस्ट होंगे भी तो जाके दूसरे स्टेट में जाके इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि उनको तो मुनाफा कमाना है, और बिहार में वैसा स्कोप दिख नहीं रहा था। तो ये पिछड़ापन बढ़ता चला गया, और औद्योगिक वस्तुओं का बाजार नहीं और कृषि अधिशेष उपलब्ध नहीं जो औद्योगिकरण में निवेश हो पाता। कृषि अधिशेष के बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत मुश्किल होती है। अदर स्टेट्स में भी प्रॉब्लम हुआ था, ये प्रॉब्लम यहाँ भी हुआ। अब देखिए सामाजिक में, देखिए इन सामाजिक मुद्दे पर नजर डालिए। देखिए ये सामाजिक मुद्दे भी क्या आर्थिक मुद्दे से जुड़े हुए हैं? क्या यह भी परमानेंट सेटलमेंट के प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है? क्या हम सामाजिक मुद्दे को तात्कालिक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से अलग करके देख सकते? ऐसा संभव नहीं है। देखिए परंपरागत रूप में मैदानी भाग में जाति व्यवस्था का अधिक कठोर होना, एक तो परंपरागत रूप में भी तुम देखोगे जिसको वर्ना और कास्ट सिस्टम कहते हो, सबसे अधिक उसको काउ बेल्ट ही कहा जाता था। उसको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स थोड़ा व्यंग से बीमारू स्टेट भी कई बार बोलते हैं, जैसे बिहार,
MP, राजस्थान, यूपी, तो ऐसे स्टेट्स में आप देखोगे कास्ट सिस्टम परंपरागत रूप में भी ज़्यादा जड़ जमाया हुआ था। और क्या होता है कि अल्प विकास के कारण स्वतंत्रता के पश्चात भी जाति व्यवस्था ही आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंधों में निर्धारक कारक बनी रही। परंतु बिहार में है कि जैसे जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय यह हुआ कि कास्ट सिस्टम को क्या किया जाए। तो उसमें अंबेडकर जी का दबाव भी था। गांधी जी तो नहीं चाहते थे कि आरक्षण हो पहले, लेकिन बाद में उन्होंने भी आरक्षण वाले मुद्दे को मान लिया कि भाई दलित वर्ग के लोग काफ़ी पिछड़े थे, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिलना चाहिए। जब बात पिछड़ी जातियों की हुई तो पिछड़ी जातियों में उन्होंने कहा कि बाकी जो अदर देन आप कर सकते हो SC ST, तो उनका कहना हुआ, नेहरू जी का कहना था कि देखिए जब हमारा आर्थिक विकास का ड्राइव चलेगा तो उनको कॉन्फिडेंस था कि जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट से जब समृद्धि नीचे तक आ जाएगी, जब हमारा वो पब्लिक सेक्टर वर्क करेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट होगा, तो जो ग्रोथ है वो छन छन कर नीचे तक पहुंचेगा और कास्ट सिस्टम से ब्रेक कर जाएगा। तो इसलिए हुआ कि नहीं, हम कास्ट शब्द को हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना करें। हालांकि SC ST को तो रिजर्वेशन देना पड़ा, दोनों विधानमंडल में भी, सरकारी सेवा में भी, लेकिन वो चीज़ वह पिछड़ी जातियों में नहीं करने की, उन्होंने अवॉइड करने की कोशिश की। अब क्या हुआ कि समय समय पर इधर जब विशेषकर जब आज़ादी के बाद जब अस्थायी बंदोबस्त समाप्त हुआ तो मध्यवर्ती जातियाँ, पिछड़ी जातियाँ बहुत सारी मध्यवर्ती जातियाँ थी, तो वो धीरे धीरे ज़्यादा आर्टिकुलेट होने लगी, मांग उठाने लगी। तो 1953 में एक काका कालेलकर समिति भी गठित हुई है। उसने कुछ अनुशंसा भी की और कुछ बैकवर्ड कास्ट का उसने सिलेक्शन भी किया, लेकिन वह नहीं वर्क कर सका। वह वर्चुअली वो ठंडे बस्ते में उसको डाल दिया गया। तो फिर धीरे धीरे इनकी मांग और भी आर्टिकुलेट होने लगी। एक संस्था भी आप देखोगे कि बीच बीच में इन्होंने एक संस्था भी बनाई है, उसको त्रिवेणी संघ 1936 में ही बनाई थी। फिर एक बैकवर्ड एसोसिएशन 1947 में बनाया। अब ये धीरे धीरे ज़्यादा आर्टिकुलेट अपने आरक्षण को लेकर होते गए कि भाई हमें अभी आरक्षण मिलना चाहिए। तो इस तरह से राजनीति में ये बातें चलने लगी। तो अभी क्या है कि बिहार में अगर पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो सवर्ण थे वो लगभग 13% के करीब थे। मध्यवर्ती जातियों में लगभग, जिसमें यादव, कुर्मी, कोड़ी हैं, वो लगभग 19% थे। निम्न जातियों को अगर सारी निम्न जातियों को मिला दोगे तो 32% है। SC ST उससे अलग है। SC जो कास्ट थे वो SC में 14.10% के लगभग है, यानी 14% कह लो। और जनजातियाँ मैं एक मैं टेंटेटिव बता रहा हूँ, 9.10% के करीब आता है। और जो निम्न बाकी जातियाँ वो 32% के करीब दिखा रहे हैं, और मुस्लिम 12.50% के करीब है। तो उसमें क्या है कि सवर्णों की संख्या तो 13% ही थी। पॉलिटिक्स में बहुत ही प्रभावी थे। तो पहले 1920 के दशक तक कायस्थ प्रभावी रहे, फिर भूमिहार ब्राह्मण और राजपूत आ गए फोर फ्रंट में, तो उन्होंने उसको जारी रखा, जो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर जब ये डिफरेंट कास्ट के लोग थे तो अब कास्ट सिस्टम मिटा नहीं, बल्कि कास्ट सिस्टम जड़ जमाता गया। और विशेषकर जब जमींदारी उन्मूलन के बाद जब रैयत स्वतंत्र हुए, मध्यवर्ती जातियां, और जब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई तो उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं बढ़ने लगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो आर्टिकुलेट होने लगे तो उसके बाद तुम देखोगे 1989-90 के दशक तक आकर इतना असर्टिव हो गए कि आखिरकार सरकार को आरक्षण, हालांकि आप तो देखते हो 1979 में जनता गवर्नमेंट ने भी वो सो कॉल्ड मंडल कमीशन की स्थापना की थी 77-78 में ही। लेकिन बाद श्रीमती गांधी जब 1980 में उसका कमबैक हुआ तो उसने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, जिसको BP सिंह ने 1990 में मंडल आयोग के मंडल कमीशन के अनुशंसा को लागू कर दिया। तो इस प्रकार से तुम देखते हो कि धीरे धीरे अब ये जब इनका आर्थिक कद बढ़ता गया, आर्थिक कद के साथ मध्यवर्ती जातियों का राजनीतिक कद भी बढ़ता गया। और बिहार में इसका सीधा इम्पैक्ट आप आगे राजनीति के भी रूप में देखोगे। तो अब दक्षिण भारत की तरह आरंभ में तो मध्यवर्ती जातियां हैं, उसमें सजगता नहीं थी और विशेषकर आपस में कंपटीशन था। लेकिन धीरे धीरे जब अस्थायी बंदोबस्त, मैंने ये चीज़ें आपको बता दी है कि वो ज़्यादा मजबूत बनकर उभर कर आई और मध्यवर्ती जातियां और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट बनकर आए। लेकिन दुर्भाग्य बच्चों यह हुआ कि इधर जब आरक्षण मिला मध्यवर्ती जातियों को, उधर SC ST को भी आरक्षण था। और उसमें बहुत सारे SC ST जो मजदूर थे, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि आरक्षण का और सरकारी सेवा का लाभ तो कुछ ही लोगों को मिल पाया, बाकी तो मजदूर की श्रेणी में थे जिनकी स्थिति सुधर नहीं पा रही थी और वो मजदूर की कोटि में काम कर रहे थे। तो एक तो उन पर उच्च जातियों का तो दबाव था ही तनख्वाह देने का, जैसे उनकी मजदूरी न बढ़ाने का। अब बीच में जो मध्यवर्ती जातियां आई, मध्यवर्ती जातियों की भी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, तो अब उनका भी दबाव मजदूर पर पड़ने लगा। तो यहां पर जो बिहार में एक त्रिकोणात्मक संघर्ष शुरू हुआ। एक तो हुआ सवर्ण बनाम, आप कह सकते हो कि मध्यवर्ती जाति, और सवर्ण बनाम निम्न जाति।
और दूसरा तकरार शुरू हुई मध्यवर्ती जाति बनाम अनुसूचित जाति। तो इस तरह से एक तरह से ट्रायंगुलर संघर्ष शुरू हुआ और कास्ट सिस्टम वहां इतना प्रोमिनेंट हो गया कि अब देखिए, अब जब जैसे जैसे अब 1920 के दशक में जब राजपूत और कायस्थ जब पॉलिटिक्स में आगे राजपूत और भूमिहार ब्राह्मण पॉलिटिक्स में आगे आए, तो जब भारत को आज़ादी मिली और वन मैन वन वोट हुआ, तो कायदे के हिसाब से उनको विधानमंडल में उनकी स्थिति अब अल्पसंख्यक की हो जाती। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, अब तुम 1970 के दशक में आते हो, तो जनता पार्टी की सरकार जब बनी है तो कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी है, जो वो एक तरह से समझिए तो वो पिछड़ी जाति की सरकार थी और कर्पूरी ठाकुर ने सबसे पहले आरक्षण बिहार में लाया था। तो कर्पूरी ठाकुर की सरकार अब जो सवर्ण लोग हैं उन्होंने काउंटर करने के लिए सवर्ण और अनुसूचित जाति का एक गठबंधन बनाया और उस गठबंधन के आधार पर उन्हें जो कर्पूरी ठाकुर का गवर्नमेंट है उसको मतलब बाहर कर दिया और फिर अपनी स्थिति को धीरे धीरे बिहार में क्रिस्टलाइज कर लिया। तो ये इस तरह से सत्ता का गेम चलता रहा, जाति का इक्वेशन आता रहा, बदलता रहा, जाता रहा, बदलता रहा और कास्ट ही प्रोमिनेंट हो गया। इधर जो पहले जो निम्न जाति आप कह सकते हो दलित वर्ग के लोग थे, वो दलित वर्ग के लोगों ने तो पहले चाहा था कि हम अपने मांग को अपने ढंग से रखें या विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ देख रहे थे। अंत में वो मुड़ गए सीपीआई, सीपीएम और एमसीसी जैसे संगठनों की तरफ और तब एक तरह से जाति तनाव बिहार में शुरू हो गया। उधर जो लैंडलॉर्ड क्लास के लोग थे वो अपना एक बहुत सारे भूमि सेना बनानी शुरू कर दी। जो अनुसूचित जाति और अत्यधिक निम्न जाति के लोग थे, जो कृषक मजदूर थे, वो अपने हक के लिए एमसीसी जैसे संगठनों से जुड़ गए। नक्सलवाद बिहार में शुरू हो गया और एक फुल फ्लेजेड जो है कास्ट कॉन्फ्लिक्ट का माहौल जैसा पैदा हो गया। और इधर आप देखते हो राजनीतिक स्थिति क्या थी, तो जाति समीकरण के आधार पर वहाँ राजनीति चल रही थी। 1920 के दशक के आरंभ तक कास्ट प्रोमिनेंट थे, फिर ब्राह्मण और राजपूत हो गए और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी बढ़त जो मध्यवर्ती जातियां हैं वो बनाने लगी। 1970 के दशक में कर्पूरी ठाकुर आए। 1990 में मंडल कमीशन के लागू होने के बाद तब आप देखते हो कि पहले तो जनता दल, बाद में आरजेडी में है, लालू प्रसाद यादव की सरकार गठित हुई। लालू प्रसाद यादव की सरकार बिहार में बहुत चर्चित सरकार है, क्योंकि आप जानते हो कि उस सरकार में, मैं अभी इसमें इंटरव्यू में आपको नहीं, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट वह कोई भी चीज़ में पूछ दे बिहार के विकास के ऊपर या बिहार में जाति पॉलिटिक्स के ऊपर, मैं आपको आगे बता रहा हूँ, तो कुछ बातें तो दबी जबान से आपको कहनी पड़ेगी। अब लालू प्रसाद की सरकार को भी अब पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकती, क्योंकि कम से कम कास्ट एम्पावरमेंट जो बिहार में हुआ है वो उसी समय में हुआ है। कास्ट एम्पावरमेंट ये 15 वर्षों के शासनकाल में कास्ट एम्पावरमेंट हुआ है, क्योंकि उसने जो इक्वेशन लालू प्रसाद यादव ने बनाए उसमें उन्होंने मध्यवर्ती जाति और विशेषकर बिहार में आप जानते हो 11% यादव हैं, तो उतनी संख्या तो है ही, उसके बाद अलावा जो कोरी हैं, कुर्मी हैं, मध्यवर्ती जातियाँ और निम्न जातियाँ हैं, उनको भी उन्होंने लीड किया। मुस्लिमों के साथ गठबंधन किया और कम से कम जिसको तुम अनुसूचित जाति कहते हो उसको भी सरकार से बहुत आश्वासन था। भले सरकार ने क्या दिया या क्या नहीं दिया से मतलब नहीं है, बट लालू प्रसाद यादव बिकेम द सिंबल ऑफ लिबरेशन ऑफ द लोअर कास्ट। तो वो सिंबल के रूप में आ गए और विशेषकर वो शब्दावलियों का भी प्रयोग करते थे। उनकी शब्दावलियां बहुत चल निकली। विरोध की जो शब्दावलियां हैं लालू यादव की, जो एक रस्टिसिटी रिफ्लेक्ट करना, मतलब एक गांव गवई की भाषा का प्रयोग करना ताकि जनसामान्य उनको अपना नेता मानता रहे और मानता रहा। इस तरह का स्लोगन कि जब तक समोसे में आलू है तब तक सरकार में लालू है। तो इस तरह की चीज़ें उन जो निम्न जाति के लोग थे उनके लिए काफ़ी मन लुभावन थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता कि लेकिन ये सरकार का एक सफलता है कि कास्ट एम्पावरमेंट हुआ और इसकी सबसे बड़ी विफलता है अंडर डेवलपमेंट। इन्होंने डेवलपमेंट को हाशिए पर रख दिया, इन्होंने कास्ट को ही पॉलिटिक्स बना लिया। और सबसे दुखद बात हुई कि 1990 का दशक था जब वर्ल्ड खुल रहा था और इंडिया खुल रहा था, आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू हो रही थी, बाकी राज्य आगे बढ़ रहे थे और बिहार उन 15 वर्षों में डेवलपमेंट में का जो बॉटल नेक हुआ वो क्षतिपूर्ति होनी मुश्किल हो गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पिछड़ने वाली बात हो गई। तो ये जो है वो दोनों पक्ष है यहाँ पर पॉलिटिक्स का, वो देखोगे। फिर 2005 में जब नीतीश कुमार आए वो तो पहले ही वो टूट गए थे और एक समता पार्टी उन्होंने बना ली थी, लेकिन फिर
उन्होंने भी, नीतीश कुमार ने भी एक नया इक्वेशन बनाया। एनडीए के साथ जब अलायंस हुआ तो एक तो अग्रिम जाति जो उच्च जाति है, दूसरा मध्यवर्ती जातियों में से कोड़ी और कुर्मी को अपनी तरफ, और फिर जो एक आप देखते हो कि महादलित का एक इक्वेशन बना लिया और फिर मुस्लिमों को भी आकर्षित करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से तुम देखते हो कि जो नीतीश कुमार हैं वो जेडीयू पार्टी उनकी खड़ी हुई और एनडीए के गठबंधन से बिहार में शासन करना शुरू किया। तो बच्चे, जाति हमेशा मुद्दे रहे बिहार में। और बीच में जब विकास का नारा दिया गया था 2005 के बाद, आप देखो विकास हुआ भी, काफ़ी विकास भी हुआ, पहले से स्थिति काफ़ी सुधरी, लेकिन उसके बावजूद भी इतना अंडर डेवलपमेंट का प्रॉब्लम था। और फिर एक मिस गवर्नेंस का प्रॉब्लम है। गवर्नेंस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बाद पॉलिटी अगर आपकी जितनी बेहतर होगी उतना ही बेहतर आपका गवर्नेंस होता है। तो चूंकि पॉलिटी ही बहुत पिछड़ी हुई थी तो गवर्नेंस का प्रॉब्लम वहाँ आया। इस कारण से जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ। और बीच में के काल में फिर तुम देखोगे कि एक बार फिर नीतीश कुमार भी कास्ट पॉलिटिक्स की तरफ ही रिवर्ट किए। जब आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ था तो कास्ट हमेशा बिहार के पॉलिटिक्स में मैटर करता रहा है, अभी तक मैटर कर रहा है। अब आगे हो सकता है कि विकास एजेंडा हो, तो पिछले 7 दशकों में इसकी जड़, पॉलिटिक्स की जड़, कास्ट कन्फ्लिक्ट की जड़, सब की जड़ कहीं ना कहीं अस्थायी बंदोबस्त में जाती है। इसलिए बच्चों, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है कि परमानेंट सेटलमेंट वॉज द ऑल, और परमानेंट सेटलमेंट वॉज द, यू कैन से, मदर ऑफ ऑल मेलेडीज और किंग ऑफ ऑल मेलेडीज इन बिहार। ये जो अस्थायी बंदोबस्त है उसी के बाद और स्वतंत्रता के बाद जो चूक हुई, जो लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुआ, उसका खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ा। अब यहाँ पर देखो बच्चों, कुछ हम यहाँ पर समसामयिक मुद्दे आपके सामने रखेंगे। एक जो आपसे पूछा जा सकता है, वहाँ एक पूछा जा सकता है कि कोविड-19 के काल में प्रवासी श्रमिकों का मुद्दा प्राथमिकता की पहली सूची में आ चुका है, क्या इन श्रमिकों को बिहार में रोका जा सकेगा? तो मैंने अपने आईएएस स्टूडेंट से एक वार्ता की और उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि भाई, उसने लगभग 1000 मजदूरों का सर्वेक्षण कराया तो अधिकतर मजदूरों ने यही कहा कि मैं इंतजार में हूं, मैं फिर बिहार से जाऊंगा। वैसे वहाँ जो आईएएस अधिकारी है उनको स्टेट गवर्नमेंट ने जो ब्लू प्रिंट दिया है कि सबका टैलेंट सर्च करे, टैलेंट का मेजरमेंट हो और सबको इच्छा अनुसार नौकरी दी जाए। मैंने इनसाइडर्स व्यू लेने की कोशिश की, उन्हें कहा एंड ही हैज एजुकेटेड मी अबाउट द सिचुएशन कि यहाँ पर मामला सिर्फ यही नहीं है कि उनको दूसरे प्रांत में जाकर रोजगार लेनी है, क्योंकि व्हाइट कॉलर वर्कर्स के रूप में तो रोजगार नहीं मिलना है, वहाँ पे तो ब्लू कॉलर वर्कर्स के रूप में काम करना है। और लगभग इस तरह का वर्क बिहार में भी है। फिर वहाँ पर बच्चे आ जाती है कास्ट सिस्टम कि अब हम अगर उच्च कास्ट से हैं तो हम अपने प्रांत से बाहर जाकर तो कोई काम कर सकते हैं, छोटा काम भी, लेकिन अपने प्रांत में कहीं ना कहीं जो एक कास्ट ईगो है वो भी आरे आ जाता है। तो यही एकमात्र फैक्टर नहीं है, लेकिन इस फैक्टर को भी पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अभी गवर्नमेंट के पास जो ब्लूप्रिंट है वो सिर्फ नवंबर तक का है, लेकिन उसके बाद इन माइग्रेंट लेबर को बिहार में रोका जाएगा दीर्घकाल तक, उसका कोई ब्लूप्रिंट गवर्नमेंट के पास नहीं है। तत्काल गवर्नमेंट मनरेगा जैसे प्रोग्राम पर डिपेंड कर रही है और टाइमली पैकेज दे रही है उनको, जो आ रहे हैं सर्वाइवर्स बाहर से माइग्रेंट्स, उनको कुछ पैकेज देकर उनको कुछ सुविधाएं प्रदान कर रही है, कुछ बैंक अकाउंट का ट्रांसफर और मनरेगा प्रोग्राम है। इसके अलावा अभी सरकार के पास कोई लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट नहीं है। दूसरा देखते हो कि क्या कोविड-19 बिहार में कोई सकारात्मक परिवर्तन लाता दिख रहा है? तो देखो, इस तरह का जो भी चैलेंज होता है, अगर हमारे और आपके लाइफ में भी चैलेंज आता है तो सकारात्मक परिवर्तन आता है। आप अपने दिल को टटोलिए कि आपने कोविड-19 के काल में अपने आप में क्या सकारात्मक चेंज लाया है। अब बिहार में एक बात तो बड़ी शिद्दत से महसूस की गई कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के नाम पर बाकी सेक्टर्स को आप खोल दो, लेकिन आपको कम से कम हेल्थ सेक्टर या सोशल सेक्टर है उसमें तो आपको एक बहुत बड़ा निवेश खोजता है। तो यहाँ का जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो पूरे इंडिया में, चूंकि आप देखते हो कि बिहार में उतने ज़्यादा कोविड के केसेस नहीं है जितना हॉस्पिटल्स का प्रॉब्लम उपस्थित हो गया। और जिस तरह से बिहार से वो घटनाक्रम आ रही है और मीडिया जिस तरह से बातों को प्रकाश में ला रही है, इससे ये बात बिल्कुल निश्चित हो गई कि इस प्रकार की पैंडेमिक के सिचुएशन में बिहार क्वाइट अनेबल है फाइट करने के लिए। तो आगे इससे हेल्थ सेक्टर में बेहतर विकास की संभावना हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर को भी इनवाइट किया जा सकता है और पब्लिक सेक्टर को तो ऑलरेडी उसमें गवर्नमेंट को भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो प्राइवेट सेक्टर भी ऐसा नहीं है,
ठीक है, कॉस्टली है, परंतु वह भी किसी भी राज्य में आवश्यक होता है। लेकिन हाँ, अब जैसे पीएम, अगर आप देखोगे पहले पीएमसीएच था तो एम्स वाला वहाँ पर पटना में उपस्थित हुआ, तो वेदांता वाला ने भी अपना पांव बढ़ाया। तो इस तरह से धीरे धीरे हेल्थ सेक्टर में आगे वृद्धि हो सकती है। दूसरा है कि बिहार में वार्षिक बाढ़ से बहुत अधिक आर्थिक क्षति होती है। क्या इसका निराकरण संभव है? तो इसका तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह का निराकरण संभव है। मैं इसमें हाथ नहीं डालूंगा कि इस पर आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। मैं अब आकर आप कहोगे कि भाई कुछ हिस्ट्री वाले क्वेश्चन को सर सॉल्व करें, तो मैं वैसे ही क्वेश्चन को ज़्यादा टारगेट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन हाँ, क्योंकि मेरी विशेषज्ञता को देखते हुए आप में स्वाभाविक वो आना आवश्यक है, मैं इसकी तरफ ध्यान इसलिए दिलवा रहा कि इस पर क्वेश्चन आपका बन सकता है। और क्वेश्चन वो पूछे या ना पूछे, अगर हम तैयार रहेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस होता है, इसलिए मैंने ये मुद्दे को रखा है। तो बिहार में वार्षिक बाढ़ से बहुत हद तक आर्थिक क्षति उसमें दिखाई है। अभी तो नेपाल के साथ भी इंडिया का थोड़ा तनाव की स्थिति आ गई है, और इस कारण से भी बिहार में थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ गया। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि जब इधर चंपारण में और बाकी क्षेत्र में जब कुछ एंटी एरोजन मेजर्स जब गवर्नमेंट लेना चाह रही थी, तो नेपाल गवर्नमेंट ने डिस्टर्ब उधर से किया। तो यह भी एक प्रॉब्लम है। तो एक तो नेपाल के साथ तो अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। आप तो डैमिंग वगैरह को देख ही रहे हो, कि डैमिंग का भी अपना लिमिटेशन है, वो देख रहे हो। कैचमेंट एरिया को कैसे, पर्यावरण वाले मुद्दे को कैसे, तो दूरगामी क्या करना है और अल्पकालिक क्या करना है, तो उस पर आप देख लेना। और अब आप बिहार के विकास के लिए ऐसे कौन से 5 उपाय बताना चाहेंगे? तो मेरे विचार से बच्चे आप बता दोगे। अब देखो, एक तो एग्रीकल्चर में तुम देखोगे कि आपका बहुत पहले स्वामीनाथन भी आए थे, और नीतीश कुमार की सरकार ने अपने फर्स्ट टेन्योर में ही वो चर्चा आई थी, वो था द्वितीय ग्रीन रेवोल्यूशन बिहार से शुरू होना है। तो एक एग्रीकल्चर में 80% लोग अभी भी एब्जॉर्ब हैं, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। दूसरा है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज छोड़कर सबसे पहले एग्रो इंडस्ट्रीज को तो इस्टेब्लिश करिए। एग्रो इंडस्ट्रीज में आपके पास बहुत बढ़िया चांस है। तो एक हुआ एग्रीकल्चर, दूसरा हो गया आपको एग्रो इंडस्ट्रीज हो गया। अब एग्रो इंडस्ट्रीज के बाद तब आपके पास आता है स्मॉलर इंडस्ट्रीज। वो आपको एमएसएमई वगैरह में आपको गवर्नमेंट को उसके लिए कुछ करके और कुछ उस तरह से आप कर सकते हो कि अपने जो टैलेंट मेजर करके, और अभी जैसे माइग्रेंट लेबर ही आए, तो धीरे धीरे अगर कुछ उस दिशा में बढ़ा जाए, हालांकि पहले कोविड-19 से उबरने के बाद, तो फिर वह भी एक हमारे सामने ऑप्शन हो सकता है। पर्यटन हमारे सामने एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, और बिहार सरकार ने इस पर एक सकारात्मक कदम भी उठाया है। आपने एक ब्लिसफुल बिहार करके आपने देखा होगा। तो उसी प्रकार से गवर्नमेंट पर्यटन पर विशेष रूप से उसको लेकर आगे बढ़ सकती है, और पर्यटन का एक बहुत अच्छा खासा गुंजाइश है। मैंने देखा इससे पहले भी वहाँ एक बार राजस्थान में, हालांकि मैंने राजस्थान और केरला मॉडल की बड़ी सराहना की जाती है, लेकिन राजस्थान का पर्यटन व्यक्तिगत तौर पर मुझे केरला से ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त दिखा। और मुझे खुशी भी हुई कि नॉर्मली मानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में मिस गवर्नेंस है और साउथ इंडिया में थोड़ा ज़्यादा बेहतर गवर्नेंस है, लेकिन मैंने जो केरला गवर्नमेंट का जो हमने टूरिज्म की फैसिलिटीज़ देखी, तो राजस्थान गवर्नमेंट का हमने रोड्स के मामले में या इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, केरला में जब हम गए बहुत सारे स्थलों पर थोड़ा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम दिखा, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं दिखा। वहाँ पर जितने हाईवेज और सुपर हाईवेज वहाँ पर बने हैं, वो अपने आप में बहुत सराहनीय है। तो उसी प्रकार से बिहार गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना होगा, और पर्यटन को विशेष रूप से प्रोत्साहन और देना पड़ेगा। तो वह एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा है एजुकेशन हब। अब यह भी दुर्भाग्य की बात है कि जैसे कोटा ही है, तो इसमें कितने सारे बिहार के टीचर्स और बिहार के दिल्ली है, इंडिया के बाकी क्षेत्रों में तुम देखोगे तो एक अच्छी खासी एजुकेशन हब जो बना हुआ है, उसमें बहुत सारे बिहारी टैलेंट भी है। तो अब बिहार में वैसा हब क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि बिहार में वैसा माहौल बनना चाहिए। तो एक एजुकेशन हब आप बना सकते हो। तो बहुत सारे, अगर सोचोगे आंख बंद करके 5 मिनट्स, तो आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। क्योंकि जनरल स्टडीज का जब प्रिपरेशन करते हो तो किसी भी क्वेश्चन को घबराना नहीं है, आपको उस क्वेश्चन को बहुत कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करना है। अब बच्चों, इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूँगा। अब देखो, अब वैसे भक्ति मूवमेंट का से जुड़ा हुआ मामला हो, या बिहार के चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ मामला हो, या मधुबनी पेंटिंग से जुड़ा हुआ मामला हो, तो मैं मान कर चलता हूँ इसको ग्रांटेड कि एक बिहार का बच्चा जो इंटरव्यू बोर्ड में जा रहा है उन चीज़ों को जानता है। हम कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन इसलिए आपको नहीं दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ही, लेकिन जब वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन देते हैं तो हमारे हाथ पांव फूलने लगते हैं, तो हम उसमें कॉन्फिडेंटली वैसे क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि इतिहास का अध्ययन गरे हुए मुर्दे उखाड़ना है, तो आप इतिहास क्यों पढ़ते हैं? ये मैंने यूपी पीसीएस में, ये कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस है कि जितने भी आपके इंटरव्यू
होंगे उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप ध्यान रखना बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस का वैसा ही उत्तर होता है। तो आप में से जो एक्सक्लूसिव हिस्ट्री वाले हो, वो आप यूपीपीसीएस में जो मेरा इंटरव्यू का एक मैंने दिया हुआ है उसको भी प्लीज आप देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने एक्सक्लूसिव केवल हिस्ट्री का क्वेश्चन किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी मैं उस क्वेश्चन का जवाब आपको दे देता हूँ कि आप उसको बताओगे। पहले हल्का सा मुस्कुराना है, क्योंकि ये तो जानबूझकर वो भी समझ रहे हैं कि इतिहास बहुत महत्वपूर्ण विषय है, फिर भी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे, तो बेसिकली आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को टेस्ट करना चाहते हैं कि आप इसको कैसे टैकल करते हो। आप कहोगे कि सर इसमें मेरी मान्यता थोड़ी अलग है, मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि इतिहास का अध्ययन बहुत ही उपयोगी है, ये सड़े हुए मुर्दे को उखाड़ना नहीं है, क्योंकि इतिहास के माध्यम से ही हम अपने वर्तमान का मूल्यांकन कर पाते हैं और भविष्य का संकेत पा लेते हैं या भविष्य की दिशा प्राप्त कर सकते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं मसलन, मतलब उदाहरण बताइए कैसे। तो आप कई ऐसा उदाहरण बता सकते हो कि ऐसा हम देखते हैं, जैसे जब जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ श्रीमती गांधी जब शिमला एग्रीमेंट कर रही थी, तो उसने पहले बहुत ही टफ टर्म्स दिए थे। तो उसके जो फॉरेन सेक्रेटरी थे डीपी धार, जिसको हेनरी किसिंगर ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसने सजेस्ट किया कि आप उसके साथ ऐसा कठोर व्यवहार मत कीजिए, नहीं तो जो गलती वर्साई की संधि में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी, अगर वही गलती यहाँ दोहराई जाएगी तो फिर जैसे जर्मनी और फ्रांस के बीच परमानेंट एनमिटी हो गई, वही इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो जाएगी। तो फिर श्रीमती गांधी ने अपने अप्रोच को मॉडिफाई कर लिया था। तो ऐसा दृष्टांत दे सकते हो, या आपको कोई इतिहास में अगर वैसा भी स्वतंत्र दृष्टांत मिल रहा है तो आप स्वतंत्र हो, बुद्धिजीवी हो, आपको ऐसे विचार मिल रहे हैं तो आप डालिए। दूसरा, इतिहास का कौन सा खंड आपको अच्छा लगता है और क्यों? तो अब अपनी अपनी पसंद से आप दीजिए। किसी को एंशियंट ज़्यादा अच्छा लगता होगा, जो एंशियंट कहोगे, पूछेंगे क्यों अच्छा लगता है, तो कहेंगे चूंकि मानव सभ्यता का आरंभिक विकास देखने का अवसर मिलता है और वह ह्यूमन सोसाइटी का फॉर्मेटिव फेज है। वही काल है जब मानव समाज का आरंभिक विकास देखा गया। तो चूंकि हम मानव समाज का आरंभिक विकास उसी काल में देखते हैं, इसलिए हमें प्राचीन भारत अच्छा लगता है। कोई बच्चे अगर कहते हैं हमें मध्यकालीन भारत अच्छा लगता है, पूछेंगे क्यों, तो चूंकि हमें दो संस्कृतियों का मिलन देखने को मिलता है, जिसको हम गंगा यमुनी संस्कृति कहते हैं, भारत की समन्वित संस्कृति, और वो भक्ति सूफी जैसा महान सांस्कृतिक आंदोलन इस काल में हुआ है। तो आप कहोगे तो आपको कोई मना नहीं कर सकता। मॉडर्न हिस्ट्री, आप कहोगे राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, दैट इज द रोमांटिक फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये तो भारतीय इतिहास का रोमानी अध्याय है। यहाँ हमें पता चलता है हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ लीडरशिप ने किस तरह से संघर्ष करके आज़ादी ली और भारत को कितनी कठिनता से आज़ादी मिली है, इसलिए हमें यह भाग ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप जिस भाग को भी पसंद कर, जिस भाग के भी पक्ष में आप हो या पसंद करते हो, आप बिल्कुल ही इंटरव्यू में डरना नहीं है, आपको वहाँ ऑनेस्ट रहना है। और ऑनेस्ट रहने में केवल ये है कि कहीं पर आपको चालाकी से कुछ इन्फॉर्मेशन छिपाना पड़ सकता है, लेकिन चालाकी से मतलब उस इन्फॉर्मेशन को आप नहीं बोल सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप गलत बता दो या फिर कुछ उसको ढांपने की कोशिश करो। हो सकता है कि आपके हॉबी का कोई ऐसा पार्ट हो और जो आप रिवील ना करो, आप दो दूसरे पार्ट को बोल दो, ऐसा संभव है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि आप बिल्कुल ही एक नई और बिल्कुल ही उल्टी बात वहां बताओ, तब तो फिर और भी मुसीबत आ जाती है उसमें। तो ध्यान रहे। तो आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगता है और क्यों? इतिहास में कौन सा व्यक्तित्व आपको अच्छा लगता है और क्यों? तो आपको जो चुनना है, आप जो है तो गांधी को चुने, भगत सिंह को चुने, आप चुने तो अशोका को चुने, अकबर को चुने, आपको जिनको भी चुनना है चुने, और उसके लिए तर्क दें आप। गांधी को कहोगे तो उन्होंने वैकल्पिक जीवन दृष्टि दी, राष्ट्रीय आंदोलन में एक वैकल्पिक उन्होंने पद्धति चलाई और जीवन जीने का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण दिया, इसलिए गांधी वास्तव में एक महान नेता है। भगत सिंह, तो भगत सिंह ने राष्ट्र पर बलिदान करके, और भी भगत सिंह का कभी तुम अगर द व्हाई एम आई एन एथिस्ट अगर कभी पढ़ोगे तो तुम चकित रह जाओगे कि भगत सिंह ऐसा नहीं था केवल जोश खरोश में राष्ट्रवादी था, उसको क्रांतिकारी विचारधारा के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति और उसे समाजवाद के प्रति या उसकी जो समझ है वो देखकर तुम दंग रह जाओगे। वो बड़ा ही कह सकते हो कि बड़ा ही उच्च सिरे का इंटेलेक्चुअल था और हर चीज को इंटेलेक्चुअली सोचता था। तो भगत सिंह ने जो राष्ट्र के लिए जो बलिदान किया है या अभूतपूर्व बलिदान का उदाहरण दिया है, वह अपने आप में उसने भी राष्ट्र निर्माण का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण दिया है।
वो कहता था कि हम एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहता है जिसमें केवल जमींदारों और पूंजीपतियों की नहीं बल्कि श्रमिकों एवं किसानों की उतनी ही भूमिका हो। तो वो उसका भी एक विजन है। तो वो चीज आप भगत सिंह भी चुन सकते हैं, अकबर आप चुन सकते हैं कि जिस समय अकबर ने उस समय धार्मिक सद्भाव की नीति अपनाई, जिस समय न केवल मध्य एशिया एवं पश्चिम एशिया में धर्म के नाम पर रक्त बहाया जा रहा था, बल्कि सब कहे जाने वाले यूरोप भी प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक के नाम पर आपस में लड़ खप रहे थे। तो वैसी स्थिति में तुम उदाहरण दे सकते हो। अशोक को तुम देखो कि अशोक पहला ऐसा दुनिया का शासक है और शायद अंतिम भी जिसने युद्ध के विकल्प को इतनी गंभीरता से खोजने का प्रयास किया। तो आप अशोक को दे सकते हो। तो उसको धम्मा नीति के परिप्रेक्ष्य में तो आप जिसको भी किसी को भी आप चुन सकते हो और केवल आपको उसके अनुसार तर्क देना पड़ेगा। तो अब आपको गांधी क्यों अधिक अच्छे लगते हैं, भगत सिंह क्यों नहीं? तो आप कहोगे हमें भगत सिंह भी अच्छे लगते हैं, लेकिन हम गांधी को एक दूसरे मानदंड के आधार पर अच्छे समझते हैं और भगत सिंह को एक दूसरे मानदंड के आधार पर। भगत सिंह का उदाहरण इतिहास में मिलता है परंतु गांधी का उदाहरण नहीं मिलता है, क्योंकि गांधी से पहले किसी ने यह नहीं सोचा था कि आध्यात्म का भी राजनीति में कोई जगह है। उन्होंने आध्यात्म और राजनीति को एक मुकाम पर ला दिया और नैतिकता पर आधारित राजनीति को उन्होंने स्थापित किया। उन्हें संत और राजनीतिक नेता को जोड़ दिया और दिखा दिया कि दोनों दुनिया अलग नहीं है, दोनों दुनिया एक हो सकती है। तो यहां पर आप स्टैंड ले सकते हो। देखो, हमें चुप नहीं रहना है, हमें वहां पर केवल तुम अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, चाहे वो प्री का एग्जाम हो, मेंस का एग्जाम हो, इंटरव्यू का एग्जाम हो। कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो कैसे भी क्वेश्चन पूछेंगे आप उसका जवाब कर देंगे। आपको अगर इतिहास का कोई अंश बदलना हो तो आप कौन सा अंश बदलना चाहेंगे? आप जो मर्जी है चुन लो। आप चुन सकते हो कि मैं बदलना चाहूंगा कि औरंगजेब के बजाय दारा शिकोह बादशाह हो जाता। अब उस पर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो तैयार रहना। गांधी की हत्या नहीं हुई होती, भारत का विभाजन नहीं हुआ होता। आपको जो भी चुनना है आप चुनो, केवल उसके तर्क को लेकर तैयार रहो। एक अधिकारी के लिए इतिहास के अध्ययन का क्या महत्व है? एक अधिकारी के लिए इतिहास के अध्ययन का महत्व यह है कि एक अधिकारी इतिहास में इस बात का उत्तर पा लेता है कि नौकरशाही की भूमिका किसी भी राज्य की सफलता में कितनी महत्वपूर्ण होती है। नौकरशाही की कोई भी नकारात्मक भूमिका किसी भी राज्य और किसी भी सरकार के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए नौकरशाही को अपने वातावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और नौकरशाही को अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाई जानी चाहिए। दुनिया का जितने भी साम्राज्य हुए उनकी सफलता में भी और असफलता के लिए भी दोनों के लिए नौकरशाही उत्तरदायी रही थी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर आपको मैंने 3 क्वेश्चन रख दिया, वो आप लोग खुद आप लोगों ने देख लिया होगा, बल्कि मैं सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करने के लिए दे रहा हूं कि क्या कोविड-19 के इस विभीषिका कि मध्य चीन का भारत की सीमा पर विवाद उत्पन्न करना एक असामान्य कदम नहीं है। तो तुम जानते ही हो कि जो चाइना का है, चाइना का हालांकि जिस समय मैंने लेक्चर बनाया है उस समय थोड़ा सा बस तनाव शुरू ही हुआ था, इसलिए मैंने लास्ट वाले पार्ट में जब मैं गया हूं तब तो कोई तनाव का बहुत स्पष्ट मुद्दा नहीं आया था। परंतु अगर नेहरूवियन एरा बढ़िया ढंग से समझनी हो या चाइना का जो कन्फ्लिक्ट है उसका ओरिजिन समझना हो तो आप उस लेक्चर को सुन सकते हो। चीन भारत संबंध मोदी से नेहरू से मोदी तक, ये मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है प्रेजेंट एंड पास्ट सीरीज, कम्युनिकेशन सीरीज में। तो उस लेक्चर को सुनने से आपको चाइना का बहुत ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगी। और देखो, नेपाल और भारत का संबंध तो जरूर देख लो, क्योंकि नेपाल का मुख्य संबंध बिहार से है। पीछे एम्बार्गो हुआ वो बिहार साइड से हुआ, मधेशी का प्रॉब्लम हो बिहार से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, फ्लड्स का प्रॉब्लम हो बिहार से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है। तो मैं इसको मानकर चलता हूँ, इसको मैं टच इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे थोड़ा सा 1-2 चीज़ें हिस्ट्री में और बतानी है। ये मैं मानकर चलता हूँ कि आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि इतना हाईलाइटेड और इतना लेटेस्ट मामला है। तो उससे आपको पता ही है कि और इस सब की का सूत्र कहीं ना कहीं कश्मीर के अनुच्छेद 370 में है। अनुच्छेद 370 ने कहीं चाइना को भयभीत किया और वो अक्साई चीन वाले मामले को लेके वो पॉजिटिव बना पड़ा था या उसको लेके वो भयभीत था।
अगर गहराई में जाओगे, हालांकि किसी की चीज़ की एक व्याख्या नहीं होती है। दूसरी बात, उसके बाद जो इंडिया ने अपना मैप प्रकाशित किया, तो उसमें जो आप देखते हो कि काला पानी से लेकर तो जो रीजन्स जो इंडिया ने अपने रीजन में जो दिखाए, तो उस पर नेपाल ने आपत्ति करके, और जो नेपाल का स्टेप रहा, कितना एग्रेसिव स्टेप रहा, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो सारी चीज़ें से आप लोग वाकिफ़ हो। तो इसका एक व्याख्या यह भी दी जाती है, कोविड-19 के समय कहीं अपनी विफलता को ढकने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। चाइना कहीं कोविड-19 के समय वर्ल्ड अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो इसके एक से अधिक इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, उसको तुम लोग जानते ही होगे या फिर उसको देख लोगे। और एक चाबहार बंदरगाह वाले पर भी तो अभी चर्चा में है, अभी तो रोज आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो तुम लोगों को दिख रहा होगा। उसमें इंडिया का फेलियर मानोगे? क्या इंडिया अमेरिका के दबाव में इनएक्टिविटी दिखाया? क्या वहाँ पर चाइना बढ़त ले लेगा? या क्या ये कभी रेलवे इंडिया ने लूज किया, आगे चाबहार बंदरगाह भी खतरे में पड़ जाएगा? तो ये सब जो कुछ एक इश्यूज है, उस पर हल्का सा अपना दिमाग स्थिर कर लो। क्योंकि मैंने जो अपने स्टूडेंट्स से ही पूछा है, जो क्वालिफाइड बच्चे हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन में वो क्वेश्चन पूछते रहे। संजू से मेरा बच्चा अभी जॉब कर रहा था, उसने बताया उस समय वो गया था, तो उस समय आप डोकलम वाला स्टैंड ऑफ था, तो उससे क्वेश्चन पूछा था। तो इससे भी आपको चाइना से भी क्वेश्चन बन सकता है, कोविड-19 से क्वेश्चन बन सकता है। वैश्विक व्यवस्था पर कोविड-19 के एक सकारात्मक और एक नकारात्मक प्रभाव को दर्शाइए। ये मैं बता देता हूं, क्योंकि हाइपोथेटिकल है, बाकी वो 3 आपको कहीं भी मिल जाएंगे। तो कोविड-19 का सकारात्मक और एक नकारात्मक प्रभाव को दर्शाइए। तो कोविड-19 का एक सकारात्मक प्रभाव यह होगा कि अभी पूरी दुनिया जो नव उदारवादी नीति के प्रति जो अंधभक्ति कर रही थी, न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी, और उसमें स्टेट अपना सोशल सेक्टर से रोल आउट कर रहा था, स्टेट सामाजिक क्षेत्र से हाथ पीछे खींच रहा था। कोविड-19 ने बता दिया कि नहीं, आप वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बाजार पर नहीं छोड़ सकते, स्टेट को एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। तो कोविड-19 ने एक तरह से एक सकारात्मक सबक दिया कि आपको कहीं ना कहीं एक्टिव रोल प्ले करना है। स्टेट अपना हाथ पीछे सोशल सेक्टर से नहीं खींच सकता। हेल्थ सेक्टर में आपको निवेश करना है, हाउसिंग सेक्टर में आपको निवेश करना है, आपको सैनिटेशन में निवेश करना है, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सकारात्मक है। नकारात्मक यह है कि इसमें एक कहावत आपने सुनी होगी, घोंगे की तरह अपनी सीप में घुस जाना। तो अभी क्या है कि जितने भी राष्ट्र हैं, वो अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए ट्रेड वॉर छिड़ सकता है। इनके बीच, एक दूसरे के बीच खींचातानी चल सकती है। ये जो ग्लोबलाइजेशन है, फॉर टाइम बिंग खटाई में पड़ सकता है। तो इनमें जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट जो विभिन्न कंट्रीज के बीच है, उभरेगा, और इससे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सिस्टम दुष्प्रभावित हो सकता है। तो इसका सकारात्मक पक्ष भी आपको दिख रहा है, नकारात्मक पक्ष भी दिख रहा है। तो बच्चों, ये आपके इंटरव्यू में तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप कॉन्फिडेंस रखना, और आप पूरे कॉन्फिडेंस से इस प्रश्न का उत्तर देना। और मुझे लगता है अब कोई बच्चा अगर रिसर्च या एंशिएंट हिस्ट्री से विशेषकर हो, तो आपको अगर पूछा जाए कि फिर लेटेस्ट में आप यह बताइए। हाँ, एक दो और भी मुद्दा मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि आपसे अगर पूछा जाए कि क्या इतिहास, चूंकि अभी बहुत चर्चा में है, इतिहास को दोबारा लिखवाया जा सकता है, तो आप वहाँ पर उत्तर क्या इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए? तो आप मना मत करना, क्योंकि इतिहास के पुनर्लेखन का मतलब अधिकांशतः लोग इतिहास का भगवाकरण समझ लेते हैं। ऐसी ही बात नहीं है। इतिहास का भगवाकरण ही उसका कारण नहीं होता है। इतिहास का पुनर्लेखन तो होना ही चाहिए। अब कहें कि हाँ, इतिहास का पुनर्लेखन सर आवश्यक होता है, क्योंकि हर पीढ़ी अपने ढंग से इतिहास का मूल्यांकन करती है, अपनी तरफ से बोल देना। परंतु उसमें ध्यान केवल यही रखना पड़ता है कि इतिहास की पुनर्व्याख्या एक प्रोफेशनल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से होना चाहिए, किसी निजी हित से प्रेरित होकर नहीं। माने उसमें एक यह भूमिका जो गंभीर इतिहासकार हैं, प्रोफेशनल हिस्टोरियन से, उसी को निभानी चाहिए। बस इतना तुम चुप हो जाओगे, संकेत इस बात की तरफ होगा कि भगवाकरण नहीं चलेगा। लेकिन आप उसका न नाम लोगे, न वो बातें बताओगे। और बिहार बोर्ड में कोई आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, क्योंकि वहाँ अगर एनडीए से अलायंस भी है, तो एनडीए और बीजेपी के बीच खींचातानी चलती रहती है। वहाँ ऑफिशियल महकमों में भी, सॉरी, एनडीए और ये जेडीयू के बीच, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बिहार बोर्ड में आपको बिल्कुल ही इस तरह का, या जो जहाँ पर आपको कहीं इस तरह की चीज़ें अगर होती भी है, तो आपको ऐसा स्पष्ट नहीं दिखती है। वो जो स्कॉलर्स होते हैं, दोनों की बातें सुनते हैं। तो उसमें कहीं डरने की जरूरत नहीं। आप निर्भय होकर, आप जो उचित समझते हो, उचित समझकर आप बोलो। तो मेरे विचार में आपको यही उत्तर देना चाहिए।
और फिर आपके सामने एक प्रश्न वो पूछ सकते हैं कि अच्छा, हाल में आप कोई ऐसी बताइए, कोई ऐसे शोध जिसने बाजार में कोई नए नए हलचल मचाए हैं। तो मुझे लगता है कि तुम सभी बच्चों को राखी गढ़ी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए कि राखी गढ़ी के स्थल पर जो खुदाई हुई, विशेषकर जो आप देखते होंगे कि डेक्कन यूनिवर्सिटी के और जो पूना में आप देखते हो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट, आपने नाम सुना होगा, बड़ा रिप्यूटेड हैं, तो उन्होंने वहाँ पर फिर इधर ये डीएनए की स्टडी की और फिर राखी गढ़ी में बताया कि नहीं, ये देसी लोग ही हैं, ईरान से कोई माइग्रेशन इंडिया में नहीं हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि माइग्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे एक बुक टोनी जोसेफ की निकली हुई है माइग्रेशन पर, काफ़ी अच्छी बुक है। तो उन्होंने तुलना की है कि जैसे पिज़्ज़ा होता है, तो पिज़्ज़ा एक है तो इंडिया को पिज़्ज़ा मान लो, और उस पर अलग अलग मसाले डालो, टॉपिंग डालो, तो डिफरेंट माइग्रेशंस मान लो। तो उसने कहा कि लगभग 70,000 ईसा पूर्व में या 65,000 वर्ष पूर्व में सबसे पहले इंडिया में माइग्रेशन हुआ होमोसेपियंस का, तो उसको फर्स्ट इंडियंस नाम दिया। कहा ये फर्स्ट इंडियंस भारत के सारे क्षेत्रों में फैल गए। दूसरा माइग्रेशन हुआ 7,000 ईसा पूर्व में, ईरानी कृषक आए, और ईरानी कृषक जो उत्तर पश्चिम में आए, तो फर्स्ट इंडियंस जो ही होमोसेपियंस थे उनके साथ मिल गए, और फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह के डेवलपमेंट में उनका योगदान रहा। परंतु बच्चों, इसमें गलत मत समझना, ये मेसोपोटामिया का माइग्रेशन नहीं है, 7,000 ईसा पूर्व का ईरान से माइग्रेशन है। और फिर तीसरा माइग्रेशन वो कहते हैं कि 2000 ईसा पूर्व के लगभग में, और उसके बाद सेंट्रल एशिया से हुआ, जिसको वैदिक आर्यंस से जोड़ा जाता है। वैदिक आर्यंस वाले में विवाद भी है, लेकिन आप लोग इस स्टैंड को मत छोड़िएगा। आप यह मत बोलिएगा कि वैदिक आर्यंस इंडिया के नेटिव्स थे, क्योंकि प्रोफेशनल हिस्टोरियंस इसको अभी तक इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। उसी प्रकार से सरस्वती नदी पर अगर आपसे पूछें तो आप उसको वेरीफाई नहीं कीजिएगा कि हाँ, सरस्वती नदी की पहचान घग्घर से हुई है, परंतु सरस्वती नदी की ऐतिहासिकता अभी तक सिद्ध नहीं हो पाई है। तो वहाँ पर भी बोलने में थोड़ा सावधानी बरतिएगा। और फिर तो मुझे नहीं लगता कि अब उसमें, तो एक तो राखी गढ़ी वाले मामले में हुआ है क्या कि अगर उनका जो अभी का जो रिसर्च एडीएनए का है, अगर वो प्रूव हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ईरान वाला माइग्रेशन नहीं हुआ है, यानी 7,000 ईसा पूर्व में ईरान से कोई माइग्रेशन नहीं हुआ है। तो कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि देखो भाई, पहले तो आपने आर्यंस माइग्रेशन को डिनाई किया, अब आप कह रहे हो कि ईरान से माइग्रेशन नहीं हुआ, तो आगे ये मत सिद्ध कर देना कि होमोसेपियंस भी नहीं आए हैं, वो भी इंडिया के देसी हैं। और फिर आगे कहीं ऐसा ना सिद्ध कर देना कि क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन अफ्रीका नहीं है, इंडिया है। तो मतलब कहीं ना कहीं इस बात की आलोचना होती है, परंतु आपको थोड़ा उसमें बंधा हुआ विचार रखना है। ये तो मैंने आपको जस्ट एक बात बताई। अब दूसरा, अभी मैं एक बुक बालचंद्रन करके कोई है, एक रिटायर्ड ऑफिसर है, उन्होंने लिखी है, काफ़ी चर्चा में है। देखो बच्चों, अगर वो हिस्ट्री की ये चीज़ प्रमाणित हो जाती है, मैंने बुक खरीदी ही है, वो है कि जर्नी ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम इंडस टू वैगई। अभी मैंने कुछ एक पेज ही पढ़े हैं, अभी मैं उसको बुक को पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसका रिव्यू मैंने पहले पढ़ लिया था, इसलिए उस बुक का आइडिया मुझे है आउटलाइन, लेकिन मैं उसको डिटेल्स में पढ़ रहा हूँ। तो उस बुक में एक बात उठाई है, अगर वो बात अगर सिद्ध हो जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि एक एक्सकैवेशन हुआ है तमिलनाडु में, एक जगह है किलाड़ी, वहाँ पर हुआ है, वैगई है, वहाँ पर हुआ है। तो पाया गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही सूत्र जुड़ता है संगम सभ्यता का दक्षिण भारत में। ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। पहले हम लोग पढ़ते थे कि 3rd सेंचुरी बीसी या 4th सेंचुरी बीसी में संगम सभ्यता अस्तित्व में आने लगी। अब वो कहते हैं नहीं, इट इज हैविंग द लिंकेज विथ हड़प्पन सिविलाइजेशन इटसेल्फ। तो अगर ये बात प्रूव हो गई तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो साउथ इंडिया का हिस्ट्री भी नॉर्थ इंडिया के पैरेलल में आ जाएगा। अब तक तो बच्चे यही पढ़ते हैं कि पेनिनसुलर इंडिया थोड़ा लेट से शुरू हुआ, तो अभी बच्चे ये शोध के ही फेज में है। इसको मेंस में थोड़ा सा उसका यूज किया जा सकता है, जो मैं बच्चों को बता दूंगा। लेकिन जब मैं कोशिश मेरी रहेगी कि हिस्ट्री के बच्चों को कि हर मेंस एग्जामिनेशन से पहले एक लेक्चर बना दूं, जिसमें कुछ लेटेस्ट जानकारी यूपीएससी का एग्जाम देने वाले बच्चों को दे दूं, कि वो बच्चे थोड़ा सा उसको जो नए इंटरप्रिटेशन जो हिस्टोग्राफी की आएगी वो जान लें। तो ये जर्नी ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम इंडस टू वैगई, ये अपने आप में एक नया शोध है, लेकिन इस पर आपको परीक्षक नहीं क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि बोर्ड के मेंबर, क्योंकि इसमें अभी पूछने का सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि ये बुक अभी बहुत चर्चा में नहीं आई है। अभी जस्ट ये जो बिल्कुल ही हिस्ट्री के हार्डकोर जो स्कॉलर होंगे वही इस बात को समझ रहे होंगे, तो वो ऐसे क्वेश्चन को डाल सकते हैं। तो बच्चों, अब आज इतना ही, और मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है। ध्यान रखना, फिर मेरा
मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू बेसिकली कॉन्फिडेंस का खेल है और नॉलेज भी है, लेकिन नॉलेज आपने प्रूव कर दिया है मेंस एग्जामिनेशन में, तो अब इंटरव्यू में आपको उसे नहीं प्रूव करना है, अपने लीडरशिप की क्वालिटी प्रूव करनी है, तो कॉन्फिडेंस वहाँ बहुत मायने रखेगा। कॉन्फिडेंस इंसान में एक ड्रामेटिक परिवर्तन ला देता है। तो फिर एक बार मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ, वेल विशेस, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू लेटर।